The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show. नमस्कार, द टीचर शो के 158वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं 2020 इस साल का अंतिम दिवस और हमारा अंतिम एपिसोड इस साल का। 2020 कैसा रहा इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और शुक्र करिए कि साल बीत गया और उम्मीद करिए कि नया साल बेहतर हो और 2020 से 21 ना हो 19 हो, क्योंकि 21 होगा तो खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, 19 होगा तो बेहतर रहेगा। तो हम इस उम्मीद के साथ नए साल का स्वागत करेंगे कि 2021 2020 से 19 रहेगा। और आज हमारे साथ देख रहे हैं, मेरे बगल में बैठे हैं आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी, इस शो के एक्सपर्ट और हमारे संरक्षक। लगातार बहुत ही खूबसूरत अपने ज्ञानवर्धक बातों से, सवालों से हमें लाभान्वित करते हैं और देश दुनिया के शिक्षकों से रूबरू कराने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आज 158वें एपिसोड में हम यूरोप जा रहे हैं। तो यूरोप का एक देश है क्रोएशिया, जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत चर्चा में। आप जानते हैं, अगर आप टेलीविजन चैनल्स देख रहे होंगे तो क्रोएशिया में भयंकर भूकंप आया हुआ है और वहाँ का लगभग आधा हिस्सा क्रोएशिया का तबाह हो चुका है, जिसका असर जो है पाकिस्तान के जो वेस्टर्न प्रांत है, नॉर्दर्न प्रांत है, वहाँ तक उसका असर हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त नैनीताल से हमारे स्पेशल गेस्ट हेमंत बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। हेमंत सर का स्वागत है। और साथ में क्रोएशिया से जुड़ी हैं डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, आप दोनों का स्वागत है सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार जी। मुंडनेश्वर पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हैं, जो थोड़ी देर के लिए छोटे से ब्रेक पर गए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर बाहर बर्फ नहीं पड़ रही होगी तो वो जल्दी अंदर आएंगे। हो सकता है बर्फ देखने हो, बहुत ठंडा है बता रहे थे बोगड़ा जी। जी आ गए। अल्प विश्राम के बाद छोटा सा जो स्पेशल ब्रेक होता है शाम के समय। सभी को प्रणाम जी। तो आज हमारा बहुत खास दिन है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जो मूल रूप से दिल्ली भारत की रहने वाली हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया में आप हिंदी के अध्यापन के लिए गई हैं और आपका बड़ा विशद अनुभव है, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। तो आज हम उनसे हिंदी साहित्य पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ जो ये दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्था है, क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड की, उसमें और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मूल अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, किस में हम आगे और किस में वो आगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप सबके सवालों का स्वागत है। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम आपकी कोशिश करेंगे कि डॉक्टर ज्योति शर्मा जी आपके सवालों के जवाब दे पाए। और हेमंदा, तो हेमंदा है,
क्या कहें। हेमंदा, आज का सवाल हम सबसे पहले पूछ लेते हैं। मैम, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले को माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत चश्मा इनाम में दिया जाता है। तो मेरे साथ आदरणीय जोशी सर बैठे हैं जिन्होंने सवाल की रचना की है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज इस सवाल को हमारे दर्शकों को सर बताएं, तो हम इसके बाद कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे। तो आज का सवाल स्क्रीन पर मैंने लाइव किया हुआ है। प्रश्न है कि मैदान या कहिए कि गोल करना क्या है। हिंदुस्तान की पूरे समग्र भारत की संस्कृति में एक हिस्से में मैदान या गोल करना क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है और ये किससे संबंधित है, ये प्रथा। अंग्रेजी में भी सर मेरा अनुरोध होगा, हमारे जो दर्शक दक्षिण भारत और दूसरे देशों से देख रहे होंगे वो भी सवाल को समझ पाए। What was मैदान or performance of goal? This was related to what? And or in other words, this is indicated to what? तो ये बहुत छोटा सा सवाल है, आज वाकई छोटा सवाल है। और दिनों सवाल बहुत लंबा होता है और बड़ा रोचक होता है, उसमें हिंट भी होते हैं, लेकिन आज जोशी सर ने बिल्कुल हिंट देने के मूड में नहीं है। आज सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधी बात, जो हमारे बहुत सारे न्यूज चैनलों में होती है। आज सीधी बात है। तो माय ऑप्टिकल्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को प्रायोजित किया है। और इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो मित्रों, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए और चश्मा इनाम में जीतिए। सवाल फिर से, मैदान ऑब्लिक गोल करना क्या रहा, यह किससे संबंधित है, ये सवाल है। और हम आगे बढ़ेंगे। अब तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है। शिवांगी पाठक जी हैं, राजीव विक्की जी हैं माय ऑप्टिकल से, भूपेन नेगी जी हैं, मनमोहन चौधरी जी हैं अल्मोड़ा से, खेमकरण सोमन साहब हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर अल्मोड़ा से, फरीदा शोक जी हैं कश्मीर से, और आचार्य नवीन जोशी जी हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। और भी बहुत सारे दर्शक हैं। ये वो दर्शक हैं जो थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट देते हैं, मैसेज टाइप करते हैं और हम तक भेजते हैं। तो हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से उनका नाम इस शो में लेते हैं ताकि उनका प्रेम बढ़ा रहे, मिलता रहे और बढ़ता रहे। तो अब हम बहुगुणा जी आज बहुत खुश हैं क्योंकि छुट्टियां सैंक्शन हो गई है, जानो। मैं छुट्टी के बावजूद अपने स्कूल में ही हूँ अभी। बधाई सर आपको, बधाई। आज बर्फबारी का इंतजार कीजिए। तो अब हम मैडम ज्योति शर्मा जी के पास चलते हैं और हेमंदा से आज शुरुआत, पहली बॉल आज हेमंदा फेंकेंगे। भट्ट जी, आज हम सौभाग्यशाली हैं, डॉक्टर ज्योति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपने उनके जितना भी उनका बायोडेटा था या उनका सूक्ष्म परिचय भी था, तो आपने दिन में ही उसे अपने फेसबुक वॉल में जारी कर दिया था। बाकी तो सब कुछ अभी आप भट्ट जी के माध्यम से हमारे दर्शक ज्योति जी के विषय में पहले जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। लेकिन मैं अपना एक सूक्ष्म अनुभव बताना चाहूंगा कि ज्योति जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई है और एक बहुत बड़े भव्य कार्यक्रम में ज्योति जी के साथ मुझे लगातार 3 दिनों तक एंकरिंग करने का अवसर मिला था। और वो कार्यक्रम इस प्रकार का था कि उसमें न केवल भारत बल्कि विभिन्न देशों के लोग आए हुए थे। हालांकि वो एक मुंडन समारोह था और एक वो था कि एक विवाह समारोह था, लेकिन एक शाही विवाह था। और दोनों लोग आप क्रोएशिया से आई थी, मैं नैनीताल से। तो उस बहाने भारतीय संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को जानने पहचानने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला था। और ज्योति जी के माध्यम से विदेशों में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पठन पाठन है, जो वहाँ के बच्चों की अभिरुचियां हैं, उसके विषय में भी बहुत सुदीर्घ बातचीत करने का अवसर हमको मिला था। तो मैं ज्योति जी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर DN भट्ट जी से कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ज्योति जी का थोड़ा परिचय और देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर DN भट्ट जी। हेमंदा, आपका धन्यवाद। लेकिन हमारी जैसे की परंपरा है, हम जो हमारे गेस्ट होते हैं उनका परिचय पहले शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। हम हजारों शिक्षकों को भेजते हैं पूरे देश भर के, वो लोग देखते हैं
तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है थोड़ा सा, क्योंकि लोगों में बड़ी उत्सुकता है आज के एपिसोड को लेकर के कि क्रोएशिया से एक टीचर हमारे बीच में है, तो वो हिंदी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं कौन सी भाषा वहाँ चलती है, कैसे शो होगा, आज का जो एंकर होस्ट कैसे ये लोग करेंगे, तो बड़ी उत्सुकता रही होगी। लेकिन नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाया होगा लोगों ने कि ज्योति शर्मा नाम तो इंडियन ही लग रहा है। तो हमारी जो परंपरा है, मैम, हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट अपना परिचय दें खुद अपने मुखार बिंदु से, और अपने बचपन से आज तक की यात्रा जो है हम चाहेंगे आपकी, हम आप सबसे शेयर करें। सबसे पहले तो सभी को बहुत सादर नमस्कार। और मैं बिष्ट सर से एक अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये लिंक अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ भी साझा किया और शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ज़रा आप एक बार ये देखिएगा कि यदि हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से क्या ये विद्यार्थियों का जुड़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, जो भी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत दा को, कि जैसा उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात हुई थी पिछले वर्ष 2019 अक्टूबर के महीने में, और उससे पहले 2018 में उनसे मुलाकात हुई। तो लगातार जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के माध्यम से मुझे ये पता चला कि किस तरीके से आप सभी लोग सक्रिय रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, या तमाम जो दूसरे लोग हैं उन लोगों तक शिक्षा के जो अलग अलग विषय हैं, उन विषयों के लिए जो रुचियां हैं या जो उनके सवाल हैं, उन सवालों को सुलझाने के लिए या कोई दिशा मार्गदर्शन देने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इस मंच को बहुत बधाई देती हूँ कि आप आज ये 158वां एपिसोड यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, अवसर मिला। तो मैं ईश्वर की और आप सभी की इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि मेरे परिचय के बारे में, तो मैं मूल रूप से भारतीय हूँ, और भारतीय होने पर मुझे गर्व है, और भारतीय होकर ही मैं यहाँ आई हूँ। तो मेरी यहाँ पहचान यही है कि मैं यहाँ केवल ज्योति शर्मा नहीं हूँ, यहाँ पर मैं केवल एक महिला प्राध्यापिका नहीं हूँ, बल्कि यहाँ मेरी पहचान भारत के रूप में होती है। तो लोग जब मुझे देखते हैं क्रोएशिया के अंदर, तो कहते हैं कि देखिए कोई भारतीय है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी का काम भी है, और एक बहुत गौरव की बात भी है। और हालांकि अपना परिचय के लिए तो क्या कहूँ, जैसा सर ने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर शायद पहले से ही परिचय साझा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं नई हूँ इस मंच के लिए, तो अपना छोटा सा परिचय आपके साथ साझा करती हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बढ़ी, और इसके बाद शिक्षा प्राप्त की दिल्ली से, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। और ये मेरे पिताजी का कहना चाहिए कि योगदान रहा, या ये एक पहचान रही कि उन्होंने मेरे भीतर छिपी हुई जो एक साहित्यिक समझ है, उस समझ को पहचाना और मुझे प्रेरित किया कि मैं साहित्य की विद्यार्थी बनूं, और साहित्य में मेरा दाखिला उन्होंने करवाया। और मुझे अवसर मिला दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय हंसराज महाविद्यालय में पढ़ने का, और अपने गुरुजनों से बहुत कुछ सीखा। और एक छोटा सा अनुभव है, एक वाकया है जो मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी, तो जब कॉलेज में थी, तो उस समय उतनी समझ नहीं होती, तो एक वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, जो कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता थी, ऑल इंडिया लेवल की वाद विवाद प्रतियोगिता थी, और एक चल वैजयंती मिली। तो अपने गुरुओं से मैंने ये अनुरोध किया, क्योंकि चल वैजयंती हालांकि रखने के लिए कहा जाता है कि महाविद्यालय में ही रखी जाएगी, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि क्योंकि आज मेरे माता पिता दोनों ही इस अवसर पर नहीं आ पाए और वे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो मुझे मौका जाए कि मैं ये चल वैजयंती अपने घर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी सुंदर चल वैजयंती थी, और चांदी की बनी चमचमाती हुई कई किलो की चल वैजयंती ट्रॉफी थी वो। और
तो मेरी जो प्राध्यापिका थी वहां पर, उनके अनुरोध पर मुझे ये मौका दिया गया कि मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। और जब मैं ये चल वैजयंती लेकर रिक्शे पर बैठकर, क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कि रिक्शों का बड़ा प्रचलन है, तो बहुत भारी थी और खुद उठाकर नहीं ले जा सकती थी, तो रिक्शे में बैठकर और ये चल वैजयंती लेकर और घर की तरफ चली। और जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंची तो लोगों ने, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की प्रतिक्रिया मिलेगी, क्योंकि मैं ये चल वैजयंती सिर्फ अपने माता पिता को दिखाने के लिए ले जा रही थी, जो कि उस कार्यक्रम में उस दिन शामिल नहीं हुए। लेकिन जब मैं पहुंची अपने गांव में, अपने जिले में, कस्बे में, तो वहां जाके मैंने देखा कि लोगों ने अचानक से बड़ी हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखना शुरू किया, बड़े प्रोत्साहन, मुझे बड़ी शाबाशी भरी नजरों से देखना शुरू किया मेरे गांव के लोगों ने। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए देखिए, अरे शर्मा जी की लड़की जा रही है। मेरे दादाजी का नाम लेना शुरू किया, मेरे पिताजी का नाम लेना शुरू किया। तो उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि यदि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूं तो वहां मेरे नाम के साथ साथ मेरे परिवार का नाम भी महत्व पा रहा है, मेरे पिताजी का नाम, कि मैं किस परिवार से आई हूं। इसके बाद जब मैं अपने इस महाविद्यालयी जीवन से बाहर निकलकर काम करने लगी, मैं सबसे पहले मैंने मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज, वहां पढ़ाना शुरू किया। और इसके बाद शिवाजी कॉलेज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां मुझे स्थायी नियुक्ति प्राप्त हुई और वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया। और वहां पर लोगों ने मुझसे पूछा कि जी आप दिल्ली के कौन से गांव की रहने वाली हैं, आप दिल्ली के कौन से कस्बे की रहने वाली हैं। तो वहां से मैंने ये महसूस किया कि अब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के अलावा मेरा जो गांव और कस्बा है, वो मैं उसकी कहीं पहचान बन चुकी हूँ। और जब मुझे अवसर मिला बहुत सारी गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में भाग लेने का, कुछ अकादमिक कार्य करने का, एक बार मुझे अवसर मिला भोपाल का जो साहित्य अकादमी है, वहां एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुझे वहां मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। और वहां जब मैं अपनी बात रख रही थी तो मेरे परिचय में ये कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से आई हुई। तो अब मैंने ये महसूस किया कि अब मेरा राज्य, मैं अपने राज्य की पहचान बन चुकी हूँ, कि दिल्ली के नाम के साथ मेरे नाम को जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब मैं अपने देश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर आकर मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने ये महसूस किया कि अब मैं अपने राज्य भी नहीं बल्कि अपने देश की पहचान बन चुकी हूँ। तो अब मुझे लोग मेरे देश के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ जब भी मैं कभी कहीं किसी कार्यक्रम में जाती हूँ, मुझे आमंत्रित किया जाता है, कहीं सड़क पर, गली मोहल्ले में कहीं होती हूँ यहाँ, तो लोग ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आप किस देश की निवासी हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। तो मेरा चेहरा मोहरा, मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेरे कर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा उठना बैठना, तमाम चीजें मेरे भारत की पहचान है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और शायद यही मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है कि मैं इतने समृद्ध देश भारत से हूँ और अपने भारतीय होने पर मुझे गर्व है, और उस भारत के नाम को ही लेकर, उसके झंडे को आगे लेकर यहाँ चल रही हूँ। और भारत की भाषा हिंदी, भारत की संस्कृति, जो भारत की अमूल्य धरोहर है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमें विरासत में अपने परिवार, अपने घर आंगनों से मिले हैं, उन तमाम मूल्यों को कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि आज के समय की जरूरत है, मांग है। और मैंने देखा कि खास तौर पर जो ये यूरोपियन और अमेरिकी देश हैं, इन तमाम देशों के अंदर लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत का जो ये मूल्य बोध है, भारत में जो ये संस्कार हैं, जो ये परिवारवाद है, आखिरकार उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं, वो उन जड़ों को पहचानना चाहते हैं। ये देश बेशक आप देख सकते हैं कि शायद भौतिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए, आगे बढ़ गए, पैसा बहुत है, क्योंकि जैसा मेरे परिचय में कहा सर ने कि मैं स्विट्जरलैंड में भी पढ़ा कर आई, और स्विट्जरलैंड अपने आप में जो भौतिकतावाद के चरम पर बैठा हुआ देश है, समृद्ध देश है। पूरी दुनिया में स्विस बैंक जो हैं उन्हें अपने पैसे के लिए जाना जाता है। लेकिन ये देश भी भारत की तरफ देखते हैं जब कहीं बात आती है मूल्यों की, संस्कारों की। तो मैं समझती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली भारत सरकार की तरफ से,
और अपने तमाम जो शुभचिंतक हैं उनके शुभाशीषों के कारण, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे लेकर कोशिश कर रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास है आप सबके आशीर्वाद से कि कुछ अच्छा कर पाऊं। जी बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। आपने बड़ी अच्छी बातें कही। इसमें 2 बातें, मुझे 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो आपकी बातचीत से स्पष्ट हुआ, आपने 3 दिन तक हेमंदा जैसे आदमी के साथ एंकरिंग की, तो आप बहुत अच्छी एंकर हैं, ये एस्टेब्लिश हो गया आपकी बातचीत से भी और आपके उच्चारण से भी हिंदी के। और दूसरा, 2 सवाल है मेरे इसके साथ। एक सवाल है और फिर एक कमेंट्स में करना चाहूंगा कि शर्मा जी की लड़की अब बड़ी हो गई है, जो पहले दिल्ली की पहचान थी अब देश की पहचान बन चुकी है, तो शर्मा जी को कैसा लगता है? ये बात आपके साथ साझा करते हुए थोड़ा सा जब आपने मुझसे सवाल पूछा कि शर्मा जी को कैसा महसूस हो रहा है, तो मेरे पिताजी 2009 में उनका स्वर्गवास हो गया और एक रोड एक्सीडेंट में दिल्ली में वे चल बसे। लेकिन उनके जाने से पहले मैंने काम करना शुरू किया और उनके जाने से पहले मैं आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। वहां मेरा चयन हुआ, जो आकाशवाणी के 2 चैनल हैं, रेनबो और FM गोल्ड, तो दोनों के लिए चयन हुआ। और मेरे पिताजी जब भी मुझे सुनते थे तो अपने सारे दोस्तों को फोन करते थे कि आज जो है मेरी बेटी का कार्यक्रम आने वाला है, या आज वो समाचार पढ़ने वाली है, या आज वो कोई इंटरव्यू लेने वाली है। तो और उनके सामने ही मैं नौकरी में भी आ गई थी, काम करना मैंने शुरू कर दिया था। मैं मिरांडा हाउस कॉलेज में और उसके बाद शिवाजी कॉलेज में भी स्थायी प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गई थी। तो मुझे लगता है कि शायद वे एक विश्वास के रूप में कहीं आज भी मेरे साथ हैं और निश्चित रूप से भीतर से कहीं वो ही मुझे उत्साह और आशा देते हैं। जो उनके मूल्य हैं, जो उन्होंने मेरे भीतर रोपित किए, वो मूल्य ही हैं जो शायद विदेशी धरती पर आकर यहाँ बार बार मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो खुद भी हैरत से भर जाती हूँ। क्योंकि जब आप अपने देश से बाहर निकलते हैं, जब आप अपने कहना चाहिए कंफर्ट जोन में होते हैं, तो उस कंफर्ट जोन में बहुत आप क्योंकि अपनी आरामदायक चीजों को बना लेते हैं, वहां जीवन को चलाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि हम चीजों को जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, कौन सी दुकान है, कहाँ से क्या सामान लेना है, क्या किसके साथ व्यवहार करना है, सामने वाले से हमें क्या व्यवहार मिलेगा। हम अपने देश में तमाम चीजें जानते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में। लेकिन जब हम अपने गांव देहात, अपने मोहल्लों से बाहर निकलकर कहीं दूसरे देश की धरती पर अपने ही उन मूल्यों को लेकर पहुंचते हैं, तो वहां उन मूल्यों की कहना चाहिए एक परीक्षा होती है, एक कसौटी पर वो कसे जाते हैं और हम खुद को बार बार कहीं देख रहे होते हैं कि हम क्या निर्णय लेंगे इस स्थिति में, हम क्या करेंगे अब। और कभी कभी हम खुद हैरत से भर जाते हैं अपने आप को ही देखकर कि हमारा जो निर्णय है, जो निर्णय हमने लिया, वो निर्णय हमें खुद हैरानी से भर देता है कि ये निर्णय आखिरकार आया कहां से। तो तब हमें ये पता चलता है कि ये निर्णय कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में, उस हवा में, उस समाज में घुला मिला था और धीरे 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 कहीं हमारे भीतर रोपित हो गया और हमें मिला। और आज जाकर जब हम यहाँ पहुंच गए तो हमें पता चल रहा है कि हम क्या हैं वास्तव में, हम कैसे हैं। हम खुद से भी रूबरू होते हैं, हम खुद से भी कहीं सामने परिचित होते हैं। तो ये मौका मुझे मिला और मैं समझती हूँ कि शर्मा जी की लड़की जो बड़ी हो गई, तो शर्मा जी कहीं अनंत मौन से देख रहे हैं, अपना शुभाशीष दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि तमाम जो आंखें हैं जो देख रही हैं मुझे, कहीं उन आंखों के रूप में वो भी शामिल हैं, उन रोशनियों में वो भी शामिल हैं कि उनकी ज्योति प्रज्वलित हो रही है, वो देख रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ज्योति प्रज्वलित हो रही है और हम उनको सादर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय पिताश्री को। एक बात बताइए मैम, ये एक सवाल बहुत जरूरी है, मुझे पूछना लग रहा है, हालांकि बड़ा थोड़ा सा अलग सा है, और अगर आप इस सवाल का सही जवाब दे पाए तो आपको मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। अरे वाह। जी, तो आपके लिए आज का आखिरी सवाल है
अब हम कौन बनेगा करोड़पति में आ गए थोड़ी देर के लिए। आप स्विट्जरलैंड में रही, तो आपने स्विस बैंक में अपना खाता खोला कि नहीं खोला? जी मैंने नहीं खोला मैंने नहीं खोला, मेरे लिए भारत सरकार ने खाता खोला। जो भारतीय दूतावास था वहां, उन्होंने मेरे लिए खाता खोला स्विस बैंक में। बिल्कुल बिल्कुल खुला जी। तो दर्शकों देखिए, ये पहली शिक्षिका है हिंदुस्तान की जिनका स्विस बैंक में खाता है, आप समझ लीजिए। और ओपन में है, स्वीकार कर रही है, बाकी लोग तो मना कर देते हैं, साफ मुकर जाते हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल, क्योंकि ये सरकारी पैसा मिलता था और बिल्कुल किसी तरीके के टैक्स से बच नहीं सकते हैं। अपने आप से ही जो टैक्स है वो कट जाता है और घोषित करनी है सारी जो तनख्वाह मिल रही है। और एक और चीज है जो मैं सर आपके चैनल के माध्यम से यहाँ साझा करना चाहती हूँ, और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से भी ये बात कहती हूँ कि 2 शब्द हैं जिनसे हम हमेशा रूबरू होते हैं और हम सब लोग परिचित हैं। एक शब्द है शिक्षित होना और दूसरा शब्द है साक्षर होना। हम सभी जानते हैं साक्षर होने का मतलब है सा अक्षर, यानी कि जो अक्षर सहित है, यानी कि जब हमें अक्षरों का ज्ञान हो गया, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिटरेट हो जाना। तो जब हम लिटरेट हो गए तो हम कहते हैं साक्षर। लिटरेट जो हमारा कहना चाहिए लिटरेट मूवमेंट है, यानी साक्षरता अभियान है। तो साक्षर हो जाना, अक्षर के साथ हो जाना। तो हम सभी लोग जब स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं तो अक्षरों से हमारा परिचय होता है और हम सभी साक्षर हो जाते हैं। लेकिन उस साक्षर से आगे एक और सीढ़ी बढ़कर है शिक्षित होना। शिक्षित होना जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेट होना, यानी कि जब वो अक्षरों का ज्ञान कहीं हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है तो तब हम कहते हैं उसे शिक्षित होना। तो मैं समझती हूं कि केवल शायद डिग्रियां ही हमारे शिक्षित होने का पैमाना नहीं है। साक्षर तो हम सभी हो गए, अक्षरों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान हम सबको मिल गया, लेकिन हमने उसे अपने अनुभव में कितना घुलाया मिलाया, कितना उसे जाना, कितना उसे अपने चरित्र में उतारा, व्यवहार में उतारा, अपने समाज में हम कितना उसे वापस लौटाने की स्थिति में आ पाए, शायद ये असली शिक्षित होना है। तो मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से ये कहती हूँ कि आप महाविद्यालय में आए हैं, आपको मौका मिला है, एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपने व्यक्तित्व को निखारने का, अपने चरित्र को निखारने का। लेकिन इस चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शिक्षा को अपने व्यक्तित्व में उतारिए और अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने विश्व के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि हमारा देश तो हमें वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित करता है। ये पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं कुटुंब है। तो वो कुटुंब का जो भाव है कि ये वसुधा कुटुंब है, तो उस कुटुंब के भाव से प्रेरित होकर हमें इस धरती के लिए, जिस धरती पर ईश्वर ने हमें जन्म दिया, उसके प्रति कृतज्ञ होकर हमें कुछ कर्म करना है। और इसी नाते मैं यहाँ मंच पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप सबको नमन करती हूँ। सबसे छोटी हूँ, आप सबसे तो सीखती हूँ, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। हेमंत दा के साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा। वो तो इतने धनी हैं व्यक्तित्व के भी और भाषा के भी, और जो आवाज का हुनर उन्हें ईश्वर ने दिया है, उस हुनर के भी। तो मैं समझती हूँ कि आप सबके माध्यम से मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है, और मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच की कि आपने मुझे शामिल किया आज इस कार्यक्रम में। ये हमारा सौभाग्य है मैम कि आप हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका हैं जिसका स्विस बैंक में खाता है। तो हम लोगों से कहते हैं कि ये सरकारी शिक्षकों का असरकारी शो है, यानी कि ऐसे शिक्षक जो सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं, वो इस शो में आते हैं, अपने कमेंट करते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो आप कितनी असरकारी हैं, आपकी बातों से हम समझ रहे हैं। अब हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, वो हमें पता है। और ये रजनी जी, ज्योति जी, हम में से मंच पे कोई नहीं बैठा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम मंच पे बहुत कम बैठते हैं, बल्कि मैं तो चूल्हे पे बैठा हुआ हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक वर्चुअल मंच ने बिल्कुल ऐसा मौका दिया है कि हम सब लोग देखिए कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और कौन सी जगह पर हम आकर एक जगह पर जुड़े हैं और अपनी बातें जो है साझा कर पा रहे हैं। और सर निश्चित रूप से मैं एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगी
कि भारत में कभी कभी शायद हम लोग अपनी ही जो चीजें हैं, अपनी ही जो धरोहर है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो हमारे संस्कार हो, रीति रिवाज हो, कभी कभी हम खुद ही एक हीन बोध से भर जाते हैं। और हम ये कहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहा है, साहित्य का विद्यार्थी है, तो कभी कभी वो इस हीनता बोध से ग्रसित होता है कहने में कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। हिंदी बोलने में हमें कभी कभी कहना चाहिए कि शर्म महसूस होती है। मैं कई बार ऐसे लोगों को भी देखती हूँ और वे सोचते हैं कि अगर हमने अंग्रेजी बोल ली तो शायद पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। तो मैं अंग्रेजी विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाषाएं जितनी सीख सकते हैं सीखनी चाहिए, लेकिन हम जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन के प्रति सम्मान होना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर जमीन पुख्ता होगी तभी शायद हम इमारत खड़ी कर पाएंगे। और विदेशों में आकर आपने कार्यक्रम के शुरू में मुझसे एक सवाल पूछा था कि जो भारत की शिक्षा पद्धति है या जो विदेशों की शिक्षा पद्धति है, क्या अंतर है दोनों शिक्षा पद्धतियों में। तो जो एक अंतर है मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत महसूस किया, और मैं चाहती हूँ कि ये संदेश हमारे जो दर्शक हैं, हमारे देश के लोग हैं, उन तक भी पहुंचना चाहिए कि एक बात ये कि यहाँ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी केवल एक भाषा, एक विषय नहीं पढ़ते, वो बहुत सारी भाषाएं पढ़ते हैं। जैसे मैं जिस विभाग में पढ़ाती हूँ उस विभाग का नाम है भारत विद्या विभाग, और इस भारत विद्या विभाग में हिंदी भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, और इसके अलावा इस विभाग, ये विभाग जो पूरा नाम है इसका वो है भारत विद्या विभाग और सुदूर पूर्वी विभाग। तो जो हमारी जो दूसरी कहना चाहिए जो लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्टिनेंट की, जिसमें चीनी भाषा भी है, जिसमें कोरियन भाषा भी है, वो भाषाएं भी यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और इसके अलावा जो यूरोपियन भाषाएं हैं वो भाषाएं। तो एक विद्यार्थी, मैं ये देखकर हैरत से भर गई कि एक विद्यार्थी अगर भारत विद्या विभाग और इस सुदूर पूर्वी जो विभाग है इसमें दाखिला ले रहा है, तो वो केवल हिंदी का विद्यार्थी नहीं, वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ रहा है, पाली भी पढ़ रहा है, प्राकृत भी पढ़ रहा है, इसके साथ साथ वो चीनी भाषा भी पढ़ रहा है, इसके साथ साथ वो यहाँ की जो भाषाएं हैं, क्रोशी भाषा भी पढ़ रहा है, फ्रेंच भी जानता है, जर्मन भी जानता है, इटालियन भी जानता है। तो एक एक जो व्यक्ति है वो इतनी सारी भाषाओं को जानता है, और जब इतनी भाषाओं को जानता है तो उसके ज्ञान की जो खिड़की है वो इतनी खुल गई कि वो, क्योंकि भाषा जो है वो केवल एक अपने आप में एक अलग विषय नहीं होती, भाषा तमाम विषयों का समूह होती है। क्योंकि तमाम विषय किस में पढ़े जाते हैं, भाषा में पढ़े जाते हैं। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो किस में पढ़ रहे हैं, किसी भाषा में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, या फ्रेंच है, जर्मन है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं किसी ना किसी भाषा में। तो भाषा तमाम विषयों का समूह है, तमाम विषयों को समाहित करती है अपने भीतर। तो जब आप कोई भाषा सीखते हैं, इसका मतलब आप एक नए पूरे के पूरे समाज, समुदाय और राष्ट्र को सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी साझा करना चाहती हूँ लोगों के साथ कि भाषाएं सीखने से कतराना नहीं चाहिए। भाषाएं सीखिए, बहुत भाषाएं सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, अंग्रेजी में भी महारत हासिल कीजिए, दूसरी भाषाएं जो आपको पसंद है उन भाषाओं में महारत हासिल कीजिए, लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है उस भाषा के प्रति गर्व महसूस कीजिए और उस भाषा में महारत हासिल कीजिए। उस भाषा को इतने अच्छे से बोलिए कि वो भाषा सुनने वाला ये महसूस करे कि आप कहाँ से आए हैं, आप किस देश के निवासी हैं। क्योंकि जब आप, जैसे मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, कई बार वो हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने में बहुत सारे जो शब्द हैं अनायास, देखिए अगर आ जाए कोई शब्द अनायास तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रयास से शामिल किए जाएं, दिखावे के लिए शामिल किए जाएं कुछ शब्द, तो वहां गड़बड़ी है, वहां छल है। तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती अंग्रेजी के या कुछ शब्दों को जो है वो घुसाने की कोशिश करते हैं, और ये जो मिश्रण है ये कहीं ऐसा हो जाता है कि ना हम इधर के रहते हैं और ना घर के ना घाट के। तो जैसे अगर दाल आपने कोई बनाई है, मैं हमेशा देखती हूँ कि पहाड़ों में तो भट्ट की दाल बड़ी खास है। भट्ट की दाल जो है वो सर्दियों में बड़ी खाई जाती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, स्वादिष्ट दाल है। लेकिन अगर इस दाल के अंदर कंकड़ आ जाए तो कंकड़ हमें कैसा, क्या कंकड़ हमें अच्छा लगेगा?
तो ये जो दूसरे शब्द हैं जिनका घालमेल जबरदस्ती किया जाता है, ये बिल्कुल कंकड़ों की तरह कान में चुभते हैं। तो भाषा को, अगर हम अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस करेंगे, उसे प्रांजल और परिष्कृत रूप अपनाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें ना तो ये मुश्किल लगेगी और कहीं ना कहीं हमें खुद भी अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि हमने जो कुछ सीखा हम उसे अच्छे से कह पा रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा जो हमें सुन रहे होंगे। तो भाषाएं सीखिए, बहुत सी भाषाएं सीखिए, लेकिन अपनी भाषा के प्रति गर्व रखिए और इसका प्रयोग कीजिए। वाह, मतलब आप तो इतना अच्छा, इतना खूबसूरत बोल रहे हैं कि सुनने का ही मन कर रहा है। सवाल पूछने ही भूल जा रहे हैं हम तो आपसे। नहीं सर, लेकिन विदेशों में भी देखिए, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान में लोग क्यों नहीं हिंदी बोलना, सीखना और पढ़ना चाहते हैं, क्यों भागते हैं? एक रोजगार जरूर, शायद एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि रोजगार की, लेकिन आप देखिए कि आज सर ने मुझे शामिल किया और बताया कि मेरा खाता स्विस बैंक में है और मैं हिंदी पढ़कर यहाँ तक पहुंची हूँ। तो हिंदी में संभावनाएं कम नहीं है, बहुत संभावनाएं हैं। सिर्फ जरूरत है अपनी भाषा, अपने देश से प्रेम करना। अब तो बहुगुणा जी को, मुझे और हेमंता को अफसोस हो रहा है आज कि हम हिंदी के शिक्षक क्यों नहीं बने। हम भी कहीं जिनेवा में या कहीं होते हैं इस वक्त। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। श्री जीसी जोशी जी हमारे बीच हैं। आप तो दिल्ली रही हैं, आप सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं और इतने प्रयास आपके रहते हैं, तो हम तो आपको एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। और ये जो हमारे प्रश्नोत्तरी है आपके माध्यम से आते हैं, और भारत का कोई ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो रचनात्मक शिक्षक है और सर का वो मुरीद नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि जोशी जी अब जरूर मैम से, डॉक्टर ज्योति से कुछ पूछें। नहीं, मैं बाद में पूछता हूँ, बिल्कुल पूछूंगा, एक दो प्रश्न मेरे मन में है, लेकिन बहुत हो सकता है आपकी मुलाकात हो दिल्ली में। बहुत सुगम प्रवाह है ज्योति जी का, डॉक्टर ज्योति शर्मा जी का। जैसा डॉक्टर भट्ट ने कहा, सुनने की इच्छा ज्यादा है, क्योंकि वो जो हमारे मन में प्रश्न थे या जिज्ञासाएं थी, उनको ज्योति जी ने अपने वक्तव्य में बहुत समेट लिया और बहुत अच्छे ढंग से उनका निराकरण किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी बात करेंगे क्योंकि अभी शो शुरू ही हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैम, अभी हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी ज्योति जी के स्टूडेंट जो उनके विद्यार्थी हैं, उन तक वो लिंक क्या बात हो रही होगी, वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे होंगे? वो मैम उनको फेसबुक लिंक शेयर करना पड़ेगा वॉच पार्टी के रूप में आपको, ताकि वो देख पाए। अगर वो अभी जी शायद मुझे लगता है सर कि अब जुड़ गए हैं ऐसा। आज वॉच पार्टी शेयर नहीं हो रही है, वॉच पार्टी नहीं हो पा रही है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। हो जाएगी सर। मैं इस वॉच पार्टी से याद आया, आज मुझे भी थोड़ी देर पहले मेरे घर में ही एक दो लोगों ने कहा अड़ोस पड़ोस में कि आज का शो जो है तुम्हारा 31 जनवरी, तुमने 31 दिसंबर का दिन गलत चुन लिया, क्योंकि आज लोग 31 मनाएंगे, आपको शो नहीं देखेंगे। तो मैं बड़े मजेदार बात बताऊं सर कि आज सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है और दिनों के मुकाबले। और दिनों के मुकाबले आज सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है और ये कामयाबी का प्रतीक है कि आप अच्छा कार्यक्रम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। जी सर, बोलिएगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। प्रभात उप्रेती सर जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी, और कमाल, मतलब उनका एपिसोड तो मैं बार बार देखता हूँ यूट्यूब में, इतना मजा आता है उनका एपिसोड देख देख कर मुझे कि पूछिए मत। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोरे आदर्श शिक्षा का एक तरफा रूप नहीं है? क्या बालक को क्रूर यथार्थ और हमारी से अवगत नहीं कराना चाहिए? अपने पर गर्व के साथ अपने पर शर्म का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए? ये बड़ा मजेदार उन्होंने कमेंट किया है प्रभात उप्रेती जी ने। उनके कमेंट हमेशा ही बड़े तीखे होते हैं। और मैं दो सवाल आए हैं, मैं चाहूंगा कि हम जो सवाल पूछें उससे पहले हम वो अपने दर्शकों का सवाल लेते हैं। बहुत सारे दर्शक जो है, डॉक्टर दिनेश जोशी ने आज के सवाल का जवाब दिया है, वो सही है गलत है बताएंगे। अशोक प्रधान जी है उड़ीसा से, अमित सिंह रावत जी है, माया श्रीवास्तव जी है। तो सवाल जो है वो गिरीश चंद्र जी का है, हमारे बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक है और ये भी इत्तेफाक से हिंदी के ही शिक्षक है, बहुत विद्वान साथी हैं। इनके दो सवाल आए हैं। पहला सवाल है कि आप विदेश में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और हिंदी का कितना प्रभाव देखती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी भाषा को अधिक महत्व दिखाई देता है। दूसरा सवाल, आप मेरे हाउस से पढ़ी
मन्नू जी से कितना प्रभावित हुई? ये 2 सवाल। जी, सबसे पहले तो मैं प्रभात उप्रेती सर का जो सवाल है वो लेना चाहूंगी। बहुत ही दिलचस्प सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझती हूँ कि केवल अपने पर गर्व करना ही जरूरी है या अपनी कमियों के प्रति अपने जो नई पीढ़ी है उसको भी अवगत कराना और शर्म करना उसके प्रति भी कितना जरूरी है। तो बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं प्रभात उप्रेती सर कि जो कोरा आदर्शवाद है वो तो बिल्कुल किसी काम का नहीं। अगर आदर्श यथार्थ की जमीन पर खड़ा है तभी वो किसी काम का है। तो हमें यथार्थ की जो सीढ़ी है उससे गुजरते हुए ही आदर्श का जो माला है उस पर पहुंचना होगा। तो यथार्थ के जो सवाल हैं उन सवालों से तो हमें बिल्कुल जूझना पड़ेगा। और एक सवाल मैंने उठाया भी कि जो नौकरी का सवाल है अपनी भाषा में, वो सवाल हमारे सामने हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरी बात जो मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा जो समाज है वो इस बात का गवाह रहा है कि हमारे समाज में कई बार ये एक क्या कहूँ कि ये एक तरह की सोच है या ये हमारे समाज के लोगों का एक तरह का चरित्र है कि कई बार हम खुद को कोसने में इतने ज्यादा दब जाते हैं कि हम अपनी जो अच्छाइयां हैं या जो हमारे गर्व के बिंदु हैं उन बिंदुओं को पहचान नहीं पाते। जैसे एक उदाहरण हम रामायण के काल से लेते हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा कि उनकी शक्ति क्या है, कि उनके भीतर की जो अच्छी कहना चाहिए जो पावर्स हैं, जो ताकतें हैं वो क्या हैं। तो उन ताकतों की पहचान करानी पड़ी। तो वो जो पहचान है वो भी बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से हम सभी जानते हैं कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नव जागरण आया। हमने रेनेसा की बात की, नव जागरण की बात की, लेकिन हिंदुस्तान में जब आया तो हमने उसे पुनर्जागरण कहा। तो क्यों कहा उसे पुनर्जागरण? इसीलिए कहा कि वो जो जागने की चेतना थी वो चेतना तो पहले से शामिल थी, लेकिन उस चेतना को एक बार फिर दिखाना, फिर जगाना, क्योंकि लोग कहीं सो गए थे, कहीं हीनता बोध से ग्रसित हो गए थे। तो वही समय आज भी है। कहीं ना कहीं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं जो बाहरी दबाव हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कहना चाहिए सभ्यता के हो, वो तमाम कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर हैं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उन दबावों के तहत उस प्रभाव, उस विदेशी, उस पश्चिमी प्रभाव की तरफ कहीं ना कहीं खिंचती चली जा रही है। हम सभी इस बात को जानते हैं। आज बच्चों के अंदर पश्चिमी खाने को लेकर, पश्चिमी कपड़ों को लेकर, पश्चिमी गीतों को लेकर, पश्चिमी भाषा को लेकर एक तरीके का गर्व है, लेकिन अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपने संस्कार, अपने समाज, अपने माता पिता, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं हीनता बोध है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या इस समय ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या बच्चों को उस गर्व के भाव से, वो गर्व से भरे हुए मूल्यों से परिचित कराना क्या जरूरी नहीं है? ये तो बिल्कुल ठीक है कि अपनी समस्याओं की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अगर समस्याओं की पहचान नहीं होगी तो समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पहचानना भी बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूं कि जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि भारत जो है उसे युवा देश कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारी जो अधिकतम आबादी है वो युवा आबादी है। तो ये जो युवाओं की आबादी है वो युवा आबादी अगर अपनी शक्ति, अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरा मंतव्य इस संदर्भ में था कि हमें वो जो गर्व का बोध है वो अपने इस युवा भारत के अंदर जगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है निश्चित रूप से प्रभात सर भी इससे सहमत होंगे इस बात से। और जो दूसरा एक और सवाल आया कि आप विदेश में, गिरीश चंद्र जी का सवाल है। सबसे पहले नमस्कार सर आपको भी। और आपका सवाल है कि विदेश में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ और भारतीय संस्कृति, शिक्षा और हिंदी का कितना प्रभाव देखती हूँ। और इसके साथ साथ मनु जी के प्रभाव पर भी उन्होंने बात की। तो बिल्कुल अगर मैं विदेशों की बात करूं तो मुझे यहाँ पर स्विट्जरलैंड के अलावा फ्रांस, पुर्तगाल और क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया और ये तमाम जितने देश हैं यहाँ पर मुझे काम करने का और जाने का,
पढ़ाने का, अतिरिक्त कक्षाएं लेने का और संगोष्ठियों में शामिल होने का मौका मिला। और भारतीय दूतावास की तरफ से मुझे पिछले दिनों ये जो महामारी के आने से पहले, कोरोना काल से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई पुर्तगाल में, तो वहां मुझे भेजा गया और वहां मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। और इन तमाम देशों में, इसके अलावा हम पोलैंड में गए, पोलैंड के अलग अलग शहरों में हमने संगोष्ठियों में हिस्सा लिया, वहां पर अपनी बातें कही। वहां एक शहर है जिसका नाम है व्रोत्स्लाव, एक शहर है जिसका नाम है पोजनान। तो इन तमाम शहरों के अंदर हम लोग गए और हमने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की, अपनी बातें कही। और वहां ये बात आपके साथ मुझे साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छा सवाल सर ने पूछा है। इस सवाल के माध्यम से मुझे बताने का मौका मिल रहा है कि मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी है इन देशों की, जो युवा पीढ़ी हिंदी भाषा से, हिंदुस्तान की संस्कृति से और हमारे साहित्य से जुड़ना चाहती है, इस पर काम करना चाहती, काम कर रही है। जब मैं स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, तो वहां एक महिला थी और वे पीएचडी कर रही थी घनानंद के साहित्य पर। और घनानंद के साहित्य पर वो पीएचडी हमेशा मुझसे पूछती थी, घनानंद के साहित्य के बारे में। रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए घनानंद ने कहा कि लागे हैं लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरो कवित्त बनावत, कि ये दुनिया जो है वो साहित्य को रचने में लगी हुई है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि साहित्य रचने से नहीं रचा जाता, मुझे तो मेरा साहित्य ही रच रहा है। तो ये जो समर्पण का भाव घनानंद की कविता के अंदर है, या घनानंद रीतिकाल के उन कवियों में हुए जहां पर जो प्रेम है उसके रूप पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा, लेकिन घनानंद ने लिखा कि प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है, जो दैहिकता से परे है। तो उस भौतिकतावादी स्विट्जरलैंड के समाज में वो महिला इस आत्मिक प्रेम को पढ़ रही है और इस पर काम कर रही है, इस पर पीएचडी कर रही है। और उसने मुझसे तमाम सवाल पूछे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्या ये संभव है? और दूसरे कवि हैं जो रीतिकाल के, वो तो किस तरीके की कविताएं लिख रहे हैं, घनानंद की कविता ऐसी क्यों है? तो मेरे लिए ये बहुत ही एक सुखद आश्चर्य था कि इतने दूर देशों में बैठे हुए, इतने भौतिकतावादी संपन्न देशों में बैठे हुए जो लोग हैं, वो किस तरीके से जो भारत की धरोहर है, जो भारत का साहित्य है, जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति को समझ रहे हैं। जब मैं पोलैंड में गई तो पोलैंड में मुझे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले, पोजनान में भी, व्रोत्स्लाव में भी मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले जो विद्यार्थी आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग उस समय एमए कर रहे थे और अभी उनका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो अपने इस शोध विषय की शुरुआत करने के लिए वो कोई एक विषय, कोई साहित्यकार चुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अज्ञेय पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर या रीतिकाल के कवियों पर, भक्तिकाल के कवियों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं साझा करना चाहती हूँ कि भारत की धरती से दूर आकर मैंने देखा कि जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत है भारत का अध्यात्म। ये अध्यात्म की जो शक्ति है, जो अध्यात्म की ताकत है, शायद जिसे हम भारत में रहकर नहीं समझते। कहते हैं ना कि गंगा के किनारे रहने वाला गंगा के महत्व को नहीं जानता, वो नहीं जाता रोज नहाने के लिए, लेकिन दूर दूर से लोग आकर के गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं और चले जाते हैं और गंगा के जल को आदर के साथ अपने साथ लेकर जाते हैं। तो मेरे साथ भी यहाँ गंगा जल आया, मेरे साथ भी रखा हुआ है अभी तक गंगा जल। तो मैं समझती हूँ कि शायद अपने देश में रहकर हम नहीं समझ पाते इस महत्व को, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि हमारा जो अध्यात्म है, या जो अध्यात्म के अलग अलग आयाम हैं, उन आयामों के प्रति क्या श्रद्धा है यहाँ लोगों की, और उस आध्यात्मिक रूप को, या कहना चाहिए उस आध्यात्मिक महत्व को, अपने भीतर के उस तंतु को जो कहीं ना कहीं हमारे होने की पहचान है, जो हमें भीतर से कहीं खोखला नहीं होने देता, जो हमेशा हमारे साथ है और हमें ये बोध देता है कि तुम अकेले नहीं हो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो,
तो वो जो बोध है, उस बोध को यहाँ लोग पाना और समझना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ इस्कॉन टेम्पल हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने देखा कि जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं उनमें कृष्ण और राधा और तमाम जो हमारे जो गौरांग हैं उनकी पूजा हो रही है और हरे कृष्णा हरे रामा का गुंजन हो रहा है। इसके अलावा लोग यहाँ पर जो कहना चाहिए शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना यहाँ की है लोगों ने जाग्रेब शहर के अंदर। स्विट्जरलैंड में जब मैं थी तो वहां मैंने देखा कि ज्यूरिक में वहां एक शिवालय बनाया हुआ है, एक गणपति के मूर्ति के पूजन की वहां पर स्थापना हो रही थी। तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं आज भारत की तरफ देख रही है और भारत का जो ये आध्यात्मिक रूप है और इस अध्यात्म के माध्यम से जो एक विश्व गुरु की छवि है, वो विश्व गुरु की छवि केवल अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि वो विश्व गुरु की छवि कहीं ना कहीं एक आत्मिक पहचान के रूप में लोगों को अपने भीतर उतर कर अपने आप को समझने और देखने के रूप में, शायद जिसकी जरूरत हम सब ने कोरोना काल में बहुत ज्यादा महसूस की। तो वो जो अध्यात्म है, अधिआत्म, अपने अंदर उतरना, अपने आप को जानना, बाहर की दुनिया और समाज से जुड़ना ही नहीं, केवल अपने आप को, अपने भीतर को जानना, अपने मूल्यों को समझना। तो मैं समझती हूँ कि वो अध्यात्म शायद कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के अंदर मैंने घूमकर देखा कि यहाँ लोगों के प्रति, लोगों के भीतर हमारे अध्यात्म के प्रति एक श्रद्धा भाव है और एक सम्मान का भाव है, और वो केवल खोखला नहीं है बल्कि दिल से लोग जुड़ते हैं और उसे जानना समझना चाहते हैं। और दूसरी बात सर ने कही मनु जी के बारे में, मनु भंडारी जी। तो मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की बहुत जानी मानी लेखिका हैं और निश्चित रूप से मनु भंडारी जी का जो साहित्य है वो साहित्य प्रेरित करता है, जिस सहजता के साथ जो भारतीय समाज में जीवन है, जो संबंध है, दाम्पत्य संबंध पर विशेष रूप से मनु जी ने लिखा, चाहे वो महाभोज हो, चाहे वो आपका बंटी हो, तो कहीं ना कहीं उन सवालों को मनु जी उठाती हैं। और मनु भंडारी जी जिन सवालों को उठा रही हैं, फिर एक बार वो सवाल, जैसा कि सर ने, प्रभात उप्रेती जी ने सवाल पूछा था मुझसे कि अपनी कमियों को देखना क्या जरूरी नहीं है, तो निश्चित रूप से मनु जी का साहित्य उन कमियों को दिखाता है और उन कमियों को दिखाकर फिर एक बार हमें प्रेरित करता है कि हमें इन कमियों से आगे निकलना होगा। तो माता पिता जब बन गए, तो माता पिता बनने के बाद क्या जिम्मेदारी है हमारी, क्या हम उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने छोटे छोटे कहना चाहिए महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्हें छोड़कर कहीं आगे भाग सकते हैं? क्योंकि भारत की पहचान है परिवार। परिवार एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है भारत की, मैं समझती हूँ कि जो पूरे विश्व के अंदर भारत की एक विशेष पहचान बनाती है और पूरी दुनिया देखती है हैरत भरी नजरों से भारत की तरफ कि किस तरीके से जो परिवार हैं वो यहाँ पर बंधे रहते हैं। और अब तो खैर हमारे देश में भी एकल परिवार की व्यवस्था आ रही है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवारों में कई कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं और वहां पर ये पता नहीं चलता था, बच्चों को वहां पर पालना नहीं पड़ता था, बच्चे पल जाते थे, बच्चे अपने से ही संस्कार ले लेते थे, कहीं दादी से, कहीं बुआ से, कहीं चाचा से, कहीं चाची से, तो कहीं गली मोहल्ले के अपने लोगों से। लेकिन अब जो है वो स्थितियां हिंदुस्तान में भी बदल रही हैं, लेकिन उस बदलाव के बावजूद भी हमारे परिवार, हमारे समाज से हमें जो सीख मिली है कि ये परिवार कितना महत्वपूर्ण है, ये इकाई कितनी महत्वपूर्ण है, तो शायद वो इकाई हमारी पहचान है और उस इकाई की पहचान मनु जी का साहित्य है। मनु जी ने कई तरफा साहित्य लिखा देश और समाज के लिए, राजनीति पर व्यंग्य कसते हुए भी उनकी कहानियां हैं, लेकिन उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों का जो केंद्र है या जो उनकी सोच का, क्योंकि मनु जी का अपना जीवन भी ऐसे एक दौर से बीता जहां मनु जी ने ये महसूस किया, मनु भंडारी जी ने, कि क्या असर होता है। और क्योंकि सर ने मुझसे सवाल पूछा तो एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो आपसे साझा करना चाहती हूँ। मनु जी की जो बेटी हैं वो अभी फिलहाल हंस पत्रिका, जो कि हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका है, तो हंस पत्रिका को अभी वो चला रही हैं राजेंद्र यादव जी के बाद, उनके देहावसान के बाद, और बहुत अच्छी नृत्यांगना भी हैं। और कोरोना काल से पहले भारत में, क्रोएशिया में इंडिया इन क्रोएशिया, ये एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, एक कार्यक्रम श्रृंखला आयोजित हुई, और इस कार्यक्रम श्रृंखला में भारतीय दूतावास की तरफ से हमने उन्हें भी यहाँ आमंत्रित किया
और उनकी नृत्य प्रस्तुति हुई और उनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। मनु जी से तो मुलाकात होती ही रहती थी मिरांडा हाउस के दिनों में, लेकिन उनकी बेटी यहाँ आई और उनसे भी मिलना हुआ। तो बहुत धन्यवाद कि आपने भी मुझे यादों के उस दरीचे में एक बार फिर आप उस ओर मुझे ले गए, मिरांडा हाउस का जो समय था। तो बहुत बहुत आपका आभार। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ। जी, मनु मंडाली जी ने बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स की स्क्रिप्ट लिखी, पटकथाएं लिखी, फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा। बहुत वर्सटाइल से बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका मनु जी थी और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने उनके साथ समय बिताया, आप उनके साथ रही। मैं थोड़ी देर आपको आंख बंद करके जब सुन रहा था मैम, तो मैं बचपन में चला गया। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टेलीविजन उन दिनों नहीं हुआ करता था, तो बीबीसी रेडियो सुनते थे हम। तो मुझे नाम तो अब याद नहीं है उन उद्घोषिकाओं के, उन समाचार वाचिकाओं के, लेकिन मुझे लगने लगा था आपको सुनते सुनते कि मैं वहीं कहीं पहुंच गया हूँ और बीबीसी का कोई कार्यक्रम सुन रहा हूँ इस वक्त। आपकी आवाज इतनी मतलब कमाल का, इतना आपका पकड़ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे, मतलब कहीं से ट्रेनिंग ली आपने या ये ईश्वर प्रदत्त है? मैं भी थोड़ा हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी आपको देख सकते हैं। नहीं 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 सर, आप जिस भाषा में भी प्रवाह हो आप उस भाषा में कहिए। लेकिन सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना मुझे साधुवाद दिया और इतना प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रेनिंग तो कहीं नहीं ली, ट्रेनिंग मुझे लगता है जीवन ही एक पाठशाला है। और मैं 2020 का आज ये अंतिम दिन है और अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ। आपने ये सवाल मुझसे पूछा, इस सवाल पर आज के दिन कहते हैं कि जब वर्ष का अंत हो रहा होता है तो ये धन्यवाद ज्ञापन का दिन भी होता है। तो मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और सबसे पहले शिक्षक तो माता पिता हैं, तो सबसे पहला धन्यवाद उनको जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और मेरे पिताजी ने, मैं क्योंकि बहुत ही एक आम और एक छोटे से परिवार से हूँ, एक छोटे से गांव की रहने वाली, लेकिन और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज के अंदर एक दबाव रहता है, खास तौर पर अभिभावकों पर, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और खास तौर पर बिटिया बड़ी होने लगती है कि अब शादी कर देनी चाहिए। तो मेरे पिताजी के ऊपर भी दबाव था। जब मैंने 12वीं पास कर ली तो जो दादी, मौसियां, मामियां होती हैं, तो उन्होंने एक दबाव बनाना शुरू किया कि अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी के बारे में सोचो। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मौका दिया और शायद मुझसे ज्यादा उन्होंने मेरे अंदर की छोटी मोटी जो भी प्रतिभा है जो आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं उसे पहचाना और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया और इन तमाम तरह के दबावों से मुझे बहुत दूर रखा और हमेशा प्रेरित किया कि नहीं, पढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं समझती हूँ कि शायद ये पढ़ना और उनके साथ साथ अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, अपने आसपास के लोगों से जो कुछ सीखा, अपने महाविद्यालय से मैंने जो कुछ सीखा, हंसराज महाविद्यालय जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, पूरी देश और दुनिया में जिसका नाम है, मुझे वहां पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने वहां अपने गुरुजनों से बहुत कुछ सीखा और मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, जब मैं स्नातक स्तर में आई तब भी नहीं जानती थी कि बस कैसे ली जाती है। तो कि बस पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो सिर्फ या तो रिक्शा लेती थी या पैदल जाती थी कॉलेज। घर से कॉलेज या तो पैदल जाना या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक आध बार रिक्शा ले लिया, क्योंकि रिक्शा के पैसे भी उतने नहीं होते थे, खर्च नहीं किए जाते थे जितने पैसे होते थे। घर से खाना लेकर आते थे कॉलेज में बैठकर घर से बस खाना खा लिया, अपनी कक्षाएं की, लाइब्रेरी में समय बिताया और कार्यक्रमों में जो इस तरीके के अच्छे संगोष्ठियां हो रही हैं और घर चली जाती थी। लेकिन पहली बार मेरे जो कॉलेज के अध्यापक थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और ये वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे कॉलेज में हुई और उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे सुना। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें दूसरे कॉलेज में भी जाना चाहिए, और उन्होंने हमें भेजा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक और कॉलेज है, शहीद भगत सिंह कॉलेज।
तो शहीद भगत सिंह कॉलेज दक्षिण दिल्ली की तरफ पड़ता है, और एक और दूसरा कॉलेज है जिसका नाम है गार्गी कॉलेज, ये भी दक्षिण दिल्ली में ही है। तो उन्होंने कहा कि वहां भाग लेना है। मैंने तुम दोनों का, 2 विद्यार्थी, क्योंकि वाद विवाद में 2 विद्यार्थी, तो एक मेरा और एक और मेरी जूनियर, वो भी लड़की थी, वो भी मेरे जैसी, तो हम दोनों का नाम वहां भेज दिया उन्होंने। अब किसी को बस लेना, तो दोनों में से बस लेना नहीं आता, कहाँ से बस लें, कौन सा नंबर बस जाएगी। तो वो अपने भाई से पूछ के आई कि जी कहाँ से बस मिलेगी, कौन से नंबर बस में बैठना है। और हम लोगों ने बस पकड़ी मलकागंज से बस पकड़ के उसने कहा कि बस अड्डे जाओ, और बस अड्डे से एक और कोई बस मिलेगी, उस बस को पकड़ के आप शहीद भगत सिंह कॉलेज पहुंच जाओगे। तो हम लोग बस वो हाथ में कागज लिए हुए लोगों से पूछते, डरते और बड़े सिकुड़ते हुए से, क्योंकि जब बस अड्डे पहुंचे तो बस अड्डे पे बहुत भीड़ थी, और वहां से हम लोग शहीद भगत सिंह कॉलेज पहली बार अकेले पहुंचे। मतलब ये पहली यात्रा थी अपने आप जो हमने दिल्ली में तय की, और वहां हमने उसमें भाग लिया वाद विवाद प्रतियोगिता में। और दूसरी वाद विवाद प्रतियोगिता गार्गी कॉलेज में थी, जो कि कुछ घंटों के बाद थी। तो रास्ता तो हम जानते नहीं थे, बस वो लिखा हुआ था वहां पे कि भाई अगली बस कौन सी पकड़नी है, कितने बजे कहाँ से मिलेगी। तो बस हम वहां से वो अपना वो हिस्सा बोला और निकल पड़े वहां से दोनों जने, और फिर बस पकड़ी और गार्गी कॉलेज पहुंच गए। तो गार्गी कॉलेज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी वो शाम को खत्म हुई। तो हमारा अक्सर ये था कि शाम को हम बहुत देर तक जो है घर से बाहर कभी रहते नहीं थे, और हमारे जो अध्यापक थे वो भी इस बात को जानते थे कि ये बच्चियां दोनों बहुत ही, जिसको कहना चाहिए एकदम घर के अंदर रहने वाली है, और बहुत ही शांत, और ऐसी नहीं है कि वही बाजार में घूम रही है या बहुत चीजें जानती हैं। तो जब मैं अपना हिस्सा बोलकर, वाद विवाद का जो मेरा भाग था वो बोलकर जब मैं वापस आई अपनी सीट पर बैठने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे अध्यापक, मेरे जो गुरु हैं, वो वहां बैठे हुए थे। और ये देखकर मैं अचानक रोने लगी। तो मैंने कहा कि सर आप कैसे आ गए यहाँ पर? बोले कि बेटा मुझे पता था, मैंने तुम दोनों को भेज तो दिया, मैंने पुश किया तुम दोनों को निकलने के लिए कि जाओ अपने आप, लेकिन मुझे पता था कि शाम को लौटने के समय दिल्ली की सड़कों पे भीड़ बहुत होगी। और सौभाग्य से उस दिन हम दोनों ही कॉलेज में हमने पुरस्कार भी जीते और कॉलेज के लिए ट्रॉफी भी जीती। तो ये अच्छा ही हुआ कि सर आए, वो अपनी गाड़ी में आए थे, तो ट्रॉफी उनकी गाड़ी में रख दी। और फिर उसके बाद हम लोग कॉलेज आए, कॉलेज में हमने वो ट्रॉफी रखी, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया, और उन्होंने हमें हमारे घर छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये गुरुजन हैं जिन्होंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं समर्थन दिया, कहीं ना कहीं एक विश्वास दिया। तो माता पिता से, समाज से, गुरुओं से, इसके बाद जब कार्य क्षेत्र में आई तो कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से भी सहयोग मिला, हेमंत बिष्ट दा जैसे लोग मिले। तो मैं समझती हूँ कि ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि राह में एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। और यही मेरा, जो आपने पूछा कि कहाँ से मैंने सीखा, तो यही शायद जीवन ही एक पाठशाला है, और इस जीवन की पाठशाला में निरंतर सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारगर्भित उत्तर दिया। और गिरीश चंद जी कह रहे हैं कि असला शर्मा जी थी एक BBC लंदन में, उनसे आपकी आवाज बहुत मिलती है। असला शर्मा जी से। बहुत धन्यवाद जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभात प्रीति जी कह रहे हैं कि आपका उत्तर और शब्द चयन बहुत सुंदर था, सुस्पष्ट था, और आप बहुत सहज वार्ताकार हैं, बहुत अच्छा लगा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। और आपने दर्शकों को, ऑर्गेनाइजरों को हिप्नोटाइज कर दिया है। करें आपकी हंसी निर्मल है, आपकी हंसी निर्मल है। मैम प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी हमेशा प्रश्न करते हैं, और पहली बार मैंने देखा कि वो 100% सेटिस्फाई हुए, संतुष्ट हुए मैम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बहुत आभार सर, बहुत आभार, तारीफ कर रहे हैं। और बहुत ही विद्वान और बहुत ही एनर्जेटिक, गजब है सर हमारे प्रभात उप्रेती सर। लेकिन मैडम एक शख्स है जो आपकी बातचीत से थोड़ा सा नाराज हो गया था बीच में, जब आपने कहा कि गंगा के किनारे वाले लोग गंगा का महत्व तो नहीं जानते, गंगा में नहीं नहाते। तो आपकी इस बात से नाराज होकर भगवान जी गंगा में नहाने चले गए थे, वो फिर लौट आए हैं। जी जी जी, नहीं, मेरा मतलब ये था कि 100% लोग तो बिल्कुल, देखिए 5 उंगलियां हाथ की बराबर नहीं है, तो समाज में 100% लोग बराबर कैसे हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोग
हैं जो हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं और उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कारण हिंदुस्तान का इतना नाम पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लेकिन मेरा मंतव्य सिर्फ उन लोगों से था जो लोग गंगा के किनारे रहकर भी उसके महत्व को नहीं जान पाते। तो हम गंगा के किनारे हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। जी सर, एक और चीज साझा करना चाहती हूँ। जब मैं हंगरी में थी तो वहां पर वहां एक नदी है जिसका नाम है वोल्गा, और वोल्गा नदी हंगरी के बीचों बीच से बहती है, और हंगरी के लोगों के लिए वोल्गा का वही महत्व है जो हमारे लिए गंगा का महत्व है। तो इसीलिए राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है जिसका नाम है वोल्गा से गंगा तक, जिसमें उन्होंने वोल्गा से गंगा तक उनकी पुस्तक है, और उस पुस्तक में उन्होंने दोनों नदियों के महत्व को रेखांकित किया है। तो मुझे सौभाग्य मिला उस नदी को देखने का भी। और जो हंगरी में भारतीय दूतावास है वो हर वर्ष वोल्गा और गंगा नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला का आयोजन करता है, और इस कार्यक्रम में जो हंगरी और भारत के अलग अलग विषय हैं, उन विषयों को, जो सांस्कृतिक छवियां हैं, उन छवियों को लेकर प्रस्तुत किया जाता है। और एक और प्रश्न पुष्पेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्रोएशिया का आपकी हिंदी पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जैसा सर ने पहले कहा कि मैं यहाँ पर एक असरदार शिक्षिका बन के आई हूँ तो अच्छा ये हो कि मेरी हिंदी का क्रोशी पर असर ज्यादा हो पर मैंने भी कुछ क्रोशी भाषा सीखी है, और कुछ शब्द, कुछ वाक्य सीखे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे शब्द हैं क्रोशी भाषा में। देखिए हमारी भाषा कितनी समृद्ध है कि बहुत से शब्द हैं यहाँ जो संस्कृत भाषा से आए हैं। संस्कृत भाषा से बहुत जुड़ाव है क्रोशी और पूरी स्लाविक भाषाओं का। जो पूरी स्लाविक भाषाएं हैं, चाहे वो क्रोएशिया में है, चाहे वो स्लोवेनिया में है, चाहे वो कहना चाहिए कि ये हंगरी की भाषा है, या फिर हमारा जो यहाँ बोस्निया और हर्जेगोविनिया है, यहाँ जो भाषा बोली जा रही है, इस भाषा पर जो हमारी हिंदी और संस्कृत है इसका बहुत प्रभाव है। और बहुत सारे शब्द हैं जो मिलते, जैसे हमारा, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर भी बहुत से शब्द जो हैं वो आए, लेकिन यहाँ जो बहुत से शब्द निर्मित हुए हैं वो शब्दों का जो मूल उद्गम है वो संस्कृत से है। और हम सभी जानते हैं कि जर्मन और संस्कृत भाषा का जो ये संबंध है, इस संबंध पर तो बहुत काम भी हुआ है, बहुत काम हुआ है। जी जोशी सर जर्मन सीख रहे हैं आजकल। जी तो यहाँ सर वाह वाह वाह, तो मौका मिलेगा शायद सर आपको सुनने का भी। और यहाँ पर कहते हैं शुभ दिन के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ दिन है, यहाँ अभी दिन के 3 बजे हैं, तो यहाँ दिन, शुभ दिन के लिए ये लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं दोबरदान। दोबरदान, तो दोबरदान का मतलब है शुभ दिन। तो सभी के लिए शुभ दिन की शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो खैर रात्रि का समय। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसी संबंध में 2-3 बहुत लाइट से प्रश्न, क्योंकि आपका वक्तव्य इतना सुरुचिपूर्ण है कि हम सब विस्मित हैं, बहुत प्रभावित हैं आपसे। एक तो ये कि जो भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको हिंदी साहित्य की पुस्तकें मिल जाती हैं या इंटरनेट पे डिपेंड करती है? पहला कि बुक का जो संसार है वो कितना बड़ा है, हिंदी साहित्य का या हिंदी की उपभाषाओं का स्टडी होती है। दूसरा प्रश्न ये था कि आपके परिधान को लेकर, साड़ी और बिंदी को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि मैंने काफी अमेरिकन टीचर्स के साथ काम किया, और वो जब किसी भारतीय नारी को देखते थे तो बिंदी जो थी उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। तो यहाँ यूरोप में आपकी बिंदी ने कुछ कह ढाया होगा, इन द सेंस बहुत उत्सुकता जागृत हुई होगी कि ये बिंदी क्या चीज है और ये कैसे, क्या कभी पुरुषों ने ट्राई की या सिर्फ लेडीज ही लेडीज वहां ट्राई करती है? तो तीसरा प्रश्न ये है कि चंद घंटे हैं नव वर्ष के लिए, आप नव वर्ष 2021 का स्वागत कैसे करना चाहेंगे एक साहित्यकार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं ICCR को,
जो ICCR इतनी सुंदर संस्था और इतनी कहना चाहिए मजबूत संस्था है, पूरी भारतीय संस्कृति को के प्रचार प्रसार को लेके विदेशों में जो काम ICCR कर रही है, उसके लिए अनेक अनेक साधुवाद उस संस्था को। और संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है, लेकिन वो ICCR मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग करते हैं। तो उस संस्था को साधुवाद। लेकिन स्वागत कैसे करना चाहेंगे? जी सर, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और मैं एक एक करके इनका जवाब देती हूँ। सबसे पहला सवाल आपने पुस्तकों के बारे में पूछा। तो यहाँ पर सर जो इनके पुस्तकालय हैं विश्वविद्यालयों में, तो ये पुस्तकालय भी काफी समृद्ध हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब मैं स्विट्जरलैंड के लोसान विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, तो लोसान विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए एक काफी बड़ा, हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्टैक है, जो कि सिर्फ हिंदी और संस्कृत भाषा के साहित्य को समर्पित है, और बहुत सारी पुस्तकें हैं वहां पर हिंदी और संस्कृत की। इसके अलावा जो भारतीय दूतावास है और जो ICCR है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और जब मैं वहां थी तो मैंने भी बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, जो बहुत सारा साहित्य है, और खास तौर पर क्योंकि विद्यार्थियों ने इच्छा जाहिर की कि वो हिंदी का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि ग्रंथावलियां क्योंकि फिलहाल मौजूद हैं बहुत सारे साहित्यकारों की, तो अगर ग्रंथावलियां आएंगी तो हर तरह का साहित्य, चाहे वो कविता है, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृतांत है किसी साहित्यकार के द्वारा लिखा हुआ, तो वो पूरा का पूरा साहित्य एक साथ आ सकता है। तो हमने बहुत सारी ग्रंथावलियों को वहां मंगाया। और इसके अलावा जब मैं क्रोएशिया में आई तो यहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ भी पुस्तकालय में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हिंदी और संस्कृत भाषा के साहित्य को समर्पित है, और यहाँ भी दूतावास योगदान देता है, सहयोग देता है कहानियों की या जो भी हमारी साहित्य की किताबें हैं उन किताबों को उपलब्ध करवाने में। और इसके अलावा जो विभाग के पुस्तकालय हैं, इनके जो विभागीय पुस्तकालय हैं वो अलग से हैं। हर विभाग का अपना एक विभागीय पुस्तकालय भी है, एक केंद्रीय पुस्तकालय के अलावा। तो उस विभागीय पुस्तकालय में भी बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो आज के वैज्ञानिक में हुई, जिस माध्यम से इस कोरोना वायरस के समय हम एक दूसरे को देख और सुन पा रहे हैं, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो इस युग ने कहीं ना कहीं जो पुस्तकें हैं, जो सामग्री है, उसकी उपलब्धता को बढ़ा दिया। और अभी फिलहाल Amazon पर, किंडल पर, या जो दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे कविता कोश, साहित्य गद्य कोश, इन तमाम जगहों पर साहित्य जो है वो मौजूद है। और साथ ही साथ अभी हमने पिछले वर्ष यहाँ विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था जनवरी माह में, और हम लोगों ने मिलकर, जिसमें मॉरिशस से एक साहित्यकार और अध्यापक हैं वहां, विनय गुदारे जी, वो भी हमारे साथ शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका से एक महिला हैं जो हमेशा काम करती हैं साहित्य, इस तरीके का जो साहित्य और इस इंटरनेट के जगत को जोड़ने का, वो हमारे साथ ही बहुत लोग जुड़े थे, पुर्तगाल से, स्विट्जरलैंड से, तमाम जगहों से लोग, और भारत से बहुत लोग जुड़े थे। और हम लोगों ने ये कोशिश की कि उन जगहों को तलाशा जाए क्योंकि हिंदी का साहित्य आज के समय में इंटरनेट पर मौजूद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रामाणिक नहीं है कई बार साहित्य, ये भी एक सबसे बड़ी मुश्किल, एक चुनौती है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो प्रामाणिकता उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो प्रामाणिक साहित्य उनके लिए उपलब्ध कराया जाए, जो तमाम सामग्री है वो सामग्री के और विषय क्या बढ़ाए जाएं, या जो पुस्तकें हैं वो कौन सा ऐसा हिस्सा है साहित्य का कि जिस हिस्से पर और पुस्तकें उपलब्ध करवाने की जरूरत है, तो वो कौन सी और उपलब्ध कराई जाए। तो इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। और सर अभी फिलहाल हम लोगों ने MHRD के माध्यम से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है EPG पाठशाला, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के साथ मिलकर संपन्न हुआ। तो उसके साथ भी हमने काम किया, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बहुत सारी सामग्री ऑनलाइन रूप से मुफ्त
सबके लिए मौजूद है ईपीजी पाठशाला। इसमें मैंने भी अपने कुछ पाठ चंद्रगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, या दूसरे जो नाटक है जयशंकर प्रसाद के, उन पर मैंने भी काम किया और सामग्री उपलब्ध करवाई, ई लेक्चर्स उपलब्ध करवाए। इसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने ILLL, एक जीवन पर्यंत जो शिक्षण संस्थान था जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जी, तो वहां पर निदेशक थे प्रोफेसर रमेश गौतम जी, तो उनके नेतृत्व में हमने मिलकर बहुत सारे जो साहित्य के अलग अलग बिंदु हैं उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी सामग्री उपलब्ध कराई। और फिलहाल भी काम चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भी कि कुछ बहुत अच्छी सामग्री, जो पुस्तकें हैं या जो दूसरी आलोचनात्मक सामग्री है, वो सब तक पहुंचाई जा सके पूरी दुनिया के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं। तो सर, पुस्तकों के लिए तो मैं सोचती हूँ कि निरंतर प्रयास जारी है और बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध भी हैं। और यहाँ भी लोग जब भी भारत जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम भारत से, खास तौर पर जो शिक्षा जगत वाले लोग हैं, वो भारत से कुछ और नहीं, पुस्तकें ही लाना चाहते हैं। तो पुस्तकें ले लेकर आते हैं। और भारतीय दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा सर, बड़ा दिलचस्प सवाल था मेरे परिधान को लेकर, साड़ी और बिंदी को लेकर। तो निश्चित रूप से जो साड़ी, बिंदी, चूड़ी और मैं सिंदूर, क्योंकि विवाहित हूं तो सिंदूर भी लगाती हूँ, तो सिंदूर लगा रखा है। तो ये जो तमाम जो भारतीय उपादान है, जो चिन्ह है, भारतीय महिला होने की पहचान है, तो ये तमाम चिन्ह यहाँ लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। और जो हमने विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया अपने विश्वविद्यालय में, तो मैं देखकर हैरान थी कि मेरी बहुत सारी विद्यार्थी उस दिन साड़ी पहनकर आई थी। ठंड का, जनवरी का महीना, और उस समय यहाँ कोरोना इस साल जनवरी में नहीं दस्तक दी थी, मार्च तक आया, तो जनवरी में हमने आयोजित किया था। तो जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहनकर आई, बिंदी लगाई हुई थी, उन्हें चूड़ी पहनने का बहुत शौक है। तो वो मुझसे, जब बीच में एक बार मेरा भारत आना हुआ, जब हम अक्टूबर के महीने में भारत आई थी, तो कुछ लड़कियों ने मुझसे कहा कि जब आप वापस आएंगी तो हमारे लिए चूड़ियां लाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो बिंदी, चूड़ी और साड़ी, ये बहुत प्रभावित करती है। और जब मैं हंगरी में थी तो हंगरी के एक स्कूल में मुझे बुलाया गया, और वहां स्कूल में जब मैं विद्यार्थियों से बात कर रही थी तो हर उम्र के विद्यार्थी थे, छोटे बच्चे और बड़ी कक्षा के, 12वीं कक्षा तक के बच्चे सब थे। और उन विद्यार्थियों के लिए मेरे पूरे व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा जो दिलचस्प बात थी वो थी बिंदी। उसके बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और उस प्रतियोगिता में उन विद्यार्थियों से पूछा गया कि आप कुछ ड्राइंग कीजिए, कुछ पेंटिंग कीजिए, कुछ बनाइए भारत के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगता है। गांधी जी बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक वर्कशॉप जैसी थी 1 हफ्ते की। उसके बाद तो विद्यार्थियों ने चेहरा बनाया बिंदी के साथ। चेहरा, बिंदी और सिंदूर। तो जो अध्यापिका थी वो देखकर बड़ी हैरान हुई। तो उनके लिए ये जो बिंदी और सिंदूर है, ये भारत की पहचान है। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो हल्दी और मेहंदी के रंग हैं सर, मैं समझती हूँ ये हल्दी और मेहंदी के रंग हमारी पहचान है। और शायद इनका अनुवाद नहीं किया जा सकता। अगर आप दूसरी भाषा में लोगों से कहें कि आप इसका अनुवाद कीजिए, तो लोग क्या कहेंगे? द कलर ऑफ टर्मरिक एंड हिना। लेकिन वो तो अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन जब हम भारत में हिंदी भाषा में कहते हैं हल्दी और मेहंदी के रंग, मतलब कोई शुभ का प्रतीक है। तो वो समझने के लिए आपको, भाषा को भी समझने के लिए उस संस्कृति के भीतर उतरना पड़ेगा। तो हमारा जो ये परिधान है, हमारी जो ये बिंदी है, हल्दी है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक पहचान के बिंदु हैं। तो लोगों को निश्चित रूप से इन्होंने आकर्षित किया। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मौका मिलता है किसी भी कार्यक्रम में जाने का, तो साड़ी पहनकर ही जाती हूँ और बिंदी लगाती हूँ, मुझे पसंद है। तो लोग देखते हैं और हमेशा पूछते हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छा अनुभव होता है और खुद भी पहनना चाहते हैं। मुझसे पूछते हैं कि साड़ी कैसे पहन सकते हैं। तो बहुत सी लड़कियों ने यहाँ साड़ी खरीदी है और रखी हुई है। अच्छा। और सर, तीसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि नववर्ष कैसे मैं मनाने वाली हूँ। तो बिल्कुल कुछ ही घंटों में
नया साल आने वाला है और ईशोपनिषद के अंदर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदः कस्य स्विद्मदन। अर्थात जड़ चेतन प्राणियों वाली इस समस्त सृष्टि के अंदर परमात्मा व्याप्त है। तो मैं इस नववर्ष पर, क्योंकि 2020 हम सभी जानते हैं कि पूरी मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों से भरा रहा। कोरोना का आक्रमण हुआ, कहीं भूकंप आए, कहीं लोगों की नौकरियां रोजगार चले गए, कहीं जो है वो लोग बहुत तरीके के मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए इस नववर्ष का शुभारंभ करना चाहती हूँ, इस नववर्ष का स्वागत करना चाहती हूँ कि हे ईश्वर, इस पूरी मानव जाति के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो ये नववर्ष। ये आने वाला जो नया साल है नई खुशियों से भरा हुआ हो। और चलते चलते मुझे सिर्फ एक हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियां याद आती हैं। पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो आशा, उत्साह और उम्मीद का दीवा जलाते हुए हम नववर्ष का स्वागत, अभिनंदन करते हैं और इस आशा के साथ कि नया साल नई खुशियों, नई उम्मीद, नई चेतना, नए उत्साह लेकर आए और ये पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति कोरोना के इस आतंक से मुक्त हो जाए। एक सवाल है मैम, गिरीश चंद जी ने फिर से एक सवाल पूछा है कि वोल्गा की स्थिति क्या भारत की गंगा की तरह है या भिन्न है? जी, मैं ये कहना चाहती थी लेकिन मेरी बात लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने ये बात छोड़ दी। और बहुत अच्छा सवाल, इसका मतलब बहुत अच्छे श्रोता भी हैं सर। गिरीश सर बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सर ने पूछा है। हर एपिसोड गिरीश सर हमारा, तो बहुत आभार सर। और अगर हम 2-4 मिनट लेट हो जाए तो उनका मैसेज आ जाता है कि आज देर के ही कारण। जी, नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। निश्चित रूप से जो वोल्गा की स्थिति है, मतलब मान्यताओं के रूप में तो निश्चित रूप से वोल्गा और गंगा का समान स्थान है। जैसा स्थान गंगा का भारत में है, वही स्थान वोल्गा का हंगरी में है। लेकिन अगर सफाई की दृष्टि से आप बात कर रहे हैं तो वोल्गा काफी साफ है। और एक चीज मैंने विदेशों में ये जरूर देखी कि यहाँ लोग सफाई के प्रति बहुत सतर्क हैं और लोग जो हैं वो ऐसे ही कहीं भी चीजों को फेंकना उन्हें मंजूर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मैंने ही अगर कहीं कोई छिलका, कहीं कोई कागज, कोई टिश्यू पेपर मेरे ही हाथ से कहीं गिर गया, तो मेरे पीछे आता हुआ व्यक्ति उस टिश्यू पेपर को उठाएगा और उसे जो पेपर वाला बिन है उस डस्टबिन में, उस कूड़ेदान में डालेगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ जो कूड़ा है अलग अलग प्रकार का, उसे विभाजित करने की यहाँ पर प्रक्रिया होती है। लोग अपने घरों में जो सब्जी का कूड़ा है उसे अलग, कागज का कूड़ा अलग, जो मेटल है, धातु है, वो कूड़ा अलग करते हैं और अलग अलग कूड़ेदानों में उसे डालते हैं, क्योंकि इससे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है, एक ही जगह कूड़ा नहीं डालते। तो शायद ये जो सफाई के प्रति एक बोध है, इस बोध के कारण जो नदी है वो नदी भी बहुत साफ है। तो वोल्गा काफी साफ है और सुंदर नदी है। और एक छोटा सा टापू भी है। जब आप अगर कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बुदापेस्ट है, जो राजधानी है हंगरी की, और बुदापेस्ट में जो उनकी संसद है उसके सामने से ये वोल्गा नदी बहती है और एक छोटा सा टापू है जिसको चारों तरफ से ये नदी घेरती है और बहुत सुंदर दृश्य बनाती है। और उसके चारों तरफ लोग बोट जो है वो पकड़ते हैं और बड़ी बड़ी बोट्स हैं जिनमें बैठते हैं, नावों में, और यात्रा करते हैं। नैनीताल में हमारा देखिए ऐसा मनोरम दृश्य है जहां से हेमंत बिष्ट सर हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो नैनीताल अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता और भाई के साथ घूमने गई और नैनी झील की जो वो यात्रा है वो मुझे आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। और एक और चीज जो मैं साझा करना चाहती हूँ, जब मैं यूरोप में आई, स्विट्जरलैंड में जब मैं आई, तो वहां विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि वहां पीने के पानी के नल नहीं थे।
तो मैंने वहां जो महिला कर्मी थी, मैंने उनसे पूछा कि मैडम, इतना समृद्ध देश, इतनी बड़ी और अमीर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो कमरे हैं वो विश्वविद्यालय के अंदर वो ऐसे हैं कि स्क्रीन वाले, मतलब आप उसको रिमोट स्क्रीन बोर्ड हैं, एक में ही मल्टी बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड पे आपका काम हो गया तो हटा के आप दूसरा बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड। तो मैंने कहा इतनी समृद्ध कक्षाएं जिनके जो कमरे के दरवाजे हैं वो भी रिमोट से खुल रहे हैं, टच कार्ड, स्क्रीन कार्ड है हमारी विश्वविद्यालय में एंट्री के लिए, लेकिन पीने का पानी का नल एक नहीं है यहाँ। तो मैंने कहा आपके यहाँ पीने का पानी नहीं है, कहीं कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो वो बहुत हंसी, और उसके बाद वो मुझे बोली कि डॉक्टर शर्मा, हम यहाँ टॉयलेट में से पानी पीते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि हम, अच्छा, फिर मैंने देखना शुरू किया कि वाकई में लोग अपनी बोतल भरने के लिए बाथरूम का जो नल है वहां जा रहे हैं, किसी को चाय कॉफी बनानी है तो वो जो केटल है वो भरने के लिए बाथरूम के नल में जा रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो वो मैडम भी बड़ी हंसी और मैं भी बहुत हंसी कि भाई पीने के पानी के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, वो पीने का पानी जो है वो बाथरूम का वही नल के अंदर ही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतना साफ पानी आता है कि आप किसी भी नल में से पी सकती है, यहाँ तक कि जो कमोड के अंदर पानी है वो भी इतना साफ है कि वो भी पीने योग्य है। मतलब ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य था उनका, लेकिन वाकई में पानी बहुत साफ है, उसको प्योरीफाई की जरूरत नहीं है। और फिर सर, मुझे वो समय याद आया जब मैं छोटी थी, और तकरीबन आज से 15-20 साल पहले का समय, जब दिल्ली के अंदर भी हम भी नल से लेकर पानी पीते थे। हम उस समय को भूल गए। आज हम वाटर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं। आज हम वाटर प्यूरिफायर के बिना शायद सोच नहीं पाते हैं कि हम पानी पी लेंगे तो हम स्वस्थ रह जाएंगे। हर घर घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर जो है वो एक बहुत जरूरी चीज बन गई है। लेकिन वो भी एक समय था 15-20 साल पहले कि जब हम बस नल खोलते थे और वो साफ पानी आता था और पीते थे। तो धीरे धीरे कहाँ खुद ही जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कमेंट है वो किया है आनंद नेमा जी ने, मध्य प्रदेश से। आनंद जी कह रहे हैं कि हम नदी को माँ मानते हैं पर उसका आंचल गंदा करते हैं, और विदेशों में वे उसे प्रेमी मानते हैं, शायद इसीलिए उसे स्वच्छ रखते हैं। ओहो, तो ये बड़ा आनंद नेमा जी ने बहुत ही व्यंग्यपूर्ण अपनी बात व्यंग्य के तरीके से कही है। बिल्कुल, शायद जो कामायनी में भी एक पंक्ति आई है जिसमें वो कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नपकतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और फिर अगले चरण में सवाल, वही श्रद्धा जो है वो सवाल उठा रही होती है। वो कहती है कि मैं केवल श्रद्धा का विषय नहीं हूं। तो हम केवल माँ मानकर शायद श्रद्धा तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ सच ये जरूरत है कि हमें जो हमारे कर्तव्य हैं हमारी नदियों के प्रति, उन कर्तव्यों को भी निभाना पड़ेगा। तो सतर्कता भी बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम सफाई के प्रति सतर्क हो जाएंगे, सफाई अभियान भी पिछले दिनों चले, लेकिन वो अभियान तब तक कारगर नहीं है जब तक हर व्यक्ति विशेष उस सफाई के प्रति सतर्क ना हो। तो हम सतर्क हो जाएंगे तो शायद हमारा हिंदुस्तान भी बिल्कुल ऐसे ही चमचमाने लगेगा जैसे हम विदेशों के प्रति आकर्षित होते हैं सफाई के कारण। काफी चेतना तो आई है। लोग बाग अब मैं देखता हूँ कि कूड़ा डालने में थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा उनको संकोच होता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये धीरे धीरे मेरे को लगता आएगा। और जो स्वच्छता का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये मुहिम चलाई है, ये जरूर रंग लाएगी, क्योंकि ये मानसिकता में हमारे आ गई कि हम विदेशों को इतनी तारीफ करते हैं और अपने देश को ऐसे गंदा करते हैं। तो मैं जैसे डीटीसी की बसों में ट्रेवल करता हूँ तो मैं अब नहीं देखता कि मूंगफली के छिलके या गन्ने के छिलके बसों में पड़े होते हैं। वो जैसे मास्क लगाना है तो वो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बड़े जागरूक हैं कि कोई यदि ऐसा कर रहा है तो उसको रोके, या आसपास के पैसेंजर्स रोक लेंगे कि मूंगफली के छिलके में तो खाने की इतनी कमी नहीं है क्या। तो ये स्वच्छता का जो एक मुहिम है ये धीरे धीरे हमारे मानसिकता में आएगा, और हो सकता है अगले 10 सालों में 20 सालों में ये हम विदेशों की तरह होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं समझती हूँ कि शायद हमारा जो समाज है, हमारे जो संस्कार हैं, उनमें हमें यही सबसे पहले सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से चोरी
चोरी दूसरे से करने से पहले हम खुद से चोरी करते हैं, क्योंकि ये दो आंखें हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं। हम ये तो सोच लेते हैं कि हम दूसरे से बच गए, शायद हमने दूसरे की नजर से छिपाकर कोई काम कर लिया, हमने कहीं कूड़ा फेंक दिया, हमने कोई चीज कहीं उठाकर कहीं रख ली, कोई चीज ले ली, लेकिन हम शायद दूसरों से तो बच गए, लेकिन इन दो निगाहों से कहाँ बचेंगे जो हमेशा हमारे साथ है और हमारा पीछा कर रही है। तो शायद वो आत्मबोध फिर से जगाने की जरूरत है हमें। इसीलिए शायद बार बार भारत के संदर्भ में बात आती है पुनर्जागरण की। तो जानते तो हम सब कुछ है, लेकिन उसके फिर से चेतने की एक बार आवश्यकता है। हनुमान जी की तरह शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को एक बार जगाने के लिए चाहिए कोई कि जो उस शक्ति को जगा पाए। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं जो आप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमें एक दूसरे को सुनने समझने का मौका मिल रहा है, अपने अपने विचारों को साझा करने का मौका मिल रहा है, तो ये कार्यक्रम भी एक बहुत सफल कड़ी है इस जागरण की। जो जागरण हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज में कहीं एक सुंदर एक उत्थान के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक योगदान साबित होगा। तो मैं सर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये राष्ट्रीय जागरण की चेतना का एक कदम है और इस कदम में, इस कड़ी में मुझे भी जोड़ा। आपका बहुत आभार सर। बहुत स्वागत। बहुगुणा जी को एक सवाल पूछते हैं, उसके बाद 2 सवाल मेरे और फिर हम हेमंता की बात सुनेंगे। जी बहुगुणा जी। ज्योति जी, 2 बहुत छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवाल। पहला सवाल ये है कि ये हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और ये क्रोएशिया, जिन जिन देशों में आप गई हैं, इन देशों में जैसे हमारे यहाँ तो अंग्रेजी आजकल कक्षा 1 से एलकेजी यूकेजी से शुरू कर दी गई, कक्षा 1 से ही कर दी गई है। इन देशों में अंग्रेजी कौन से कक्षा से शुरू की जाती है पढ़ानी, या पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में क्या है कि जो हमारे बड़े अधिकारी हैं और फिल्मी कलाकार हैं या जो हमारे क्रिकेट के सितारे हैं, ये जब भी मीडिया वगैरह से बात करते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इन देशों के जो अभिनेता हैं या फिल्म जो खेलों के जो गेम्स के जो सितारे हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, ये अपने देश की भाषा में बात करते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं? सर आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछे हैं दोनों ही, और मुझे लगता है कि ये शायद एक मूलभूत अंतर है जो शिक्षा की हमारी शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति में शायद इसकी तरफ कदम भी बढ़ाया गया है। नई शिक्षा नीति के अंदर जो हमारी अपनी भाषाएं हैं उनके प्रति कुछ ज्यादा रुझान इस समय शामिल किया गया, जो हाल ही में अभी नई शिक्षा नीति आई। तो विदेशों में यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है इनकी अपनी भाषा में होती है, जो इनकी अपनी भाषा है। तो जैसे यहाँ मैं अभी क्रोएशिया में बैठी हुई हूँ, तो क्रोशी भाषा में यहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, और कक्षा 5 से ये लोग अंग्रेजी को शामिल करते हैं। कक्षा जब नर्सरी में बच्चा जाता है तो सिर्फ क्रोशी भाषा में पढ़ रहा है, फिर इसके बाद जब वो पहली कक्षा में आएगा तो भी वो क्रोशी भाषा में पढ़ेगा। दूसरी कक्षा से वो कोई दूसरी भाषा भी ले सकता है, लेकिन वो दूसरी भाषा होगी जो पड़ोसी देश हैं, जो आसपास के देश हैं, जैसे जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, इसमें से वो कोई एक भाषा चुनता है और क्रोशी के साथ साथ उस भाषा में भी शिक्षा लेना शुरू करता है। और कक्षा 5 से वो अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू करता है। अंग्रेजी भाषा भी जुड़ जाती है, क्रोशी, फ्रेंच या इटालियन और अंग्रेजी, और फिर अंग्रेजी भाषा में। तो एक तो बात यह है कि बच्चों के ऊपर शुरू से ये दबाव नहीं है कि उनको अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी में पढ़ना है, और उसको कोई दबाव की तरह यहाँ नहीं लिया जाता। दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे जो नेता हैं या यहाँ पे जो कार हैं या जो दूसरे जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम सेलिब्रिटी कहते हैं, जो बिल्कुल पॉपुलर लोग हैं, वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, तो वे लोग ज्यादातर अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं।
वो क्रोशी भाषा में ही अपने भाषा कहना, उसमें अपनी बात कहना सहज महसूस करते हैं। और मैं समझती हूँ सर कि ये जो सहजता है, यही इस जीवन में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। मुश्किलों को ओढ़ लेना तो आसान है, लेकिन सहजता की तरफ बढ़ना मुश्किल है। तो यहाँ ये लोग सहज जीवन जीने के आकांक्षी ज्यादा दिखाई देते हैं, और इसीलिए सहज है कि अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए, और इसीलिए क्रोशी भाषा में ही अपने संभाषण, अपनी बातों को रखते हैं। और एक और अनुभव सिर्फ बहुत छोटे में आपसे कहती हूँ कि जब मैं फ्रांस पेरिस में गई तो वहां मेरा अनुभव ये था कि अगर वहां रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है गारे दे लियोन, लियोन में बना हुआ है, ये गारे दे लियोन स्टेशन का नाम है। और वहां अगर आप उतरेंगे और आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछना शुरू करेंगे, तो जो फ्रेंच भाषी आदमी है वो क्या कहना चाहिए, अपने भाषा के प्रति इतना ज्यादा उसे लगाव है कि वो आपको अंग्रेजी जानता भी होगा तो भी आपको अंग्रेजी में जवाब नहीं देगा। तो वो आपसे पूछेगा कि वो पा आंग्ले, वो पा फ्रेंच, वो आपसे पूछेगा क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो या अंग्रेजी, फ्रेंच भी नहीं बोल सकते क्या? तो आप जवाब दोगे कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो वो कहेगा मैं जवाब नहीं दे सकता। लोगों ने अपने बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स में भी अपने इन अनुभवों को साझा किया हुआ है कि खास तौर पर जब आप फ्रेंच भाषी क्षेत्रों में जाते हैं तो जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अपनी भाषा को लेकर बहुत लगाव है उनके अंदर, और वो नहीं बोलना चाहते अंग्रेजी। तो शायद ये हिंदुस्तान के अंदर बैठकर ही एक तरीके का हमारे अंदर दिमाग के अंदर एक दबाव बना दिया गया है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी जो है वो ही दुनिया की एकमात्र भाषा है। तो अंग्रेजी को केवल एक तंतु के रूप में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी भाषा में ही जो यहाँ सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी बातें कहते हैं और उसी भाषा को बोलने में वो गर्व महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी भाषा में यहाँ इन्होंने नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। तो नई पीढ़ी है उसके लिए नौकरियों की कमी नहीं है अपनी भाषा में। और शायद ये एक सवाल है, जो सवाल पहले भी आया था आदर्श और यथार्थ का, तो यथार्थ की जमीन पर उतरने के लिए जो भाषा को रोजगार की संभावनाओं से जोड़ना, ये एक चुनौती जरूर अभी हमारे सामने है। रोजगार के आयाम खुल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में शायद और खुलेंगे नई शिक्षा नीति के साथ, और जो अभी हमें छद्म लग रहा है या जो अभी हमें केवल शायद आदर्श लग रहा है वो पूर्ण यथार्थ तक उतरेगा। एक जी बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सारगर्भित जवाब दिया। अब 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कार्यक्रम हालांकि लंबा हो गया है, माफी के साथ आपसे इसको और थोड़ा 2-4 मिनट और अनुमति चाहेंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है, इतना रोचक है कि जो मूल बात जो हमने आपसे करनी थी वहां तक अभी हम पहुंचे ही नहीं। ओह जी। वो ये थी, वो क्योंकि इतना आप इतना बढ़िया, इतना धारा प्रवाह बोल रही है कि सुनते रहने को मन कर रहा है हमारा। तो हमारे दर्शक भी लगातार बने हुए हैं, इतनी सारी टिप्पणियां कर रहे हैं कि मैं अगर सारी पढ़ूं तो बहुत पूरा एक दिन लग जाएगा। खैर उन सब दर्शकों को धन्यवाद, और मैं उनकी ओर से, दर्शकों की ओर से 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि आपने उच्च शिक्षा के स्तर पर ज्यादा काम किया, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो जो उच्च शिक्षा के अलावा जो शिक्षा है, जैसे हमारे यहाँ कई लोग मजाक में निच्च शिक्षा भी कह देते हैं, यानी कि बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा है, उसमें क्या अंतर है भारत में और इन देशों में जहां जहां आप रही, अगर आपने अध्ययन किया हो तो? और दूसरा सवाल मेरा है कि आपका जो काम है, आपका जो साहित्य का सृजन है, वो किस विधा में ज्यादा है, गद्य में है कि पद्य में है, और वो थोड़ा जानना चाहेंगे। और तीसरा सवाल, आपका जो ये नाम के आगे एक डॉक्टर लगता है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जी। वो किस टॉपिक को लेके आपने काम किया और उसमें क्या फाइंडिंग्स आपने पाई? ये 3 सवालों का जवाब मैं चाहूंगा, फिर हम हेमंता के पास चलेंगे। जी जी जी, बहुत आपका धन्यवाद सर। तो आपने मुझसे पहला सवाल जो किया, एक बार आप कृपया क्या वो सवाल सर दोबारा दोहराएंगे? पहला सवाल मेरा ये था कि जो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा है भारत की और इन देशों की, उसके संदर्भ में था कि क्या अंतर आप पाती हैं, भारत में क्या सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है? जी जी जी, माफ कीजिए, मैं उस समय सुन नहीं पाई थी, आवाज कट गई थी आपकी। जी तो जी बिल्कुल, जो आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। जो प्राथमिक शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, और जो भारत
में और इन यूरोपीय देशों के अंदर मैं समझती हूँ कि उसमें मतलब, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मैं हालांकि जो उच्च शिक्षा क्षेत्र है, जो महाविद्यालयी शिक्षा है, उससे ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, लेकिन सर एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि महाविद्यालय में हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो विद्यार्थी वही हैं जो स्कूलों से निकल कर आते हैं। तो जो महाविद्यालयी शिक्षा है और जो स्कूल की शिक्षा है वो अलग नहीं है एक दूसरे से, वो जुड़ी हुई है, वो तो महत्वपूर्ण तार है। तो जो स्कूल में आधार विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, उस आधार पर ही कहीं ना कहीं हम कोई भवन निर्माण की कोशिश करते हैं उस विद्यार्थी के साथ। तो जो स्कूल की शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि वो महाशिक्षा से भी चुनौती भरा काम है, क्योंकि वहां पर एक जैसे कहना चाहिए कच्ची मिट्टी की तरह एक बच्चा आपके हाथ में होता है और आप उस बच्चे को कहीं गढ़ रहे होते हैं, आप उसे जीवन के वो जो आदर्श हैं या वो जो जीवन के नियम है या जो जीवन जीने की कला है वो आप उसे दे रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से जो स्कूली शिक्षा है, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि उसे निजी शिक्षा कहना चाहिए। वो तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है क्योंकि वो नींव है विद्यार्थियों की, और अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर कोई भवन खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए नींव का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। और खुद मेरा बच्चा है 7 साल का, इसीलिए मैं भारत में जो स्कूली शिक्षा है उससे भी जुड़ी हुई हूँ, और मेरा बेटा यहाँ भी मेरे साथ आया तो यहाँ भी वो स्कूल में पढ़ रहा था, तो यहाँ की जो स्कूली शिक्षा है उसे भी देखने समझने का मौका मुझे मिला। खुद मेरा जो भाई है वो जो स्कूली शिक्षा है उस शिक्षा को लेकर के वो काम करता है, कई तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो मैं बहुत जो है वो आभारी हूँ स्कूल के शिक्षकों की कि वो गढ़ते हैं एक कच्ची मिट्टी को और तब वो पहुंचती है महाविद्यालयों में। तो जो आपने अंतर पूछा, मैं जल्दी सिर्फ उस अंतर को बता देती हूँ क्योंकि समय की सीमा भी आगे भाग रही है। और वो अंतर ये है कि यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा है, सबसे पहला अंतर तो भाषा के संदर्भ में जो मैंने कहा कि बच्चों के ऊपर ये दबाव नहीं है कि वो अंग्रेजी को भी साथ साथ पढ़ें, तो अपनी भाषा में अपनी शिक्षा को पढ़ते हैं। दूसरी बात जो है वो यहाँ स्कूली शिक्षा में मैंने ये देखी कि यहाँ पर बच्चे स्कूल के अंदर जो कुछ सीखते हैं उसमें किताबों का दबाव नहीं है। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है यानी जो प्रयोगात्मक रूप से शिक्षा है वो ज्यादा सिखाई जाती है, खेल खेल में शिक्षा सिखाना, ये यहाँ का मकसद है। तो बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता। और एक जो स्कूल में प्रवेश की उम्र है, हमारे देश के अंदर स्कूल में प्रवेश की उम्र है 3 साल। 3 साल में बच्चा जो है वो स्कूल में प्रवेश पाने के लिए तैयार हो जाता है और माता पिता चिंता में आ जाते हैं और फिर फिल्म बनती है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई किराए का मकान ले रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा में इस तरीके का दबाव नहीं है, और जो शिक्षा शुरू होने की जो उम्र है वो उम्र है 6 साल। तो 6 साल में बच्चा जो है वो स्कूल में प्रवेश पाता है और उससे पहले वो किंडरगार्टन में जाता है जहां पर वो केवल खेल रहा है, खेल खेल में अपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ बातें सीख रहा है। स्कूल में जाता है तब भी इसी बात पर है, खेल की चीजों को, प्रैक्टिकली चीजों को सीखे। कुछ इस तरीके के टूल्स इन्होंने अपनाए हुए हैं जिनके माध्यम से ये केवल खेल खेल में शिक्षा सिखाना चाहते हैं, किताबी शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं देते। खास तौर पर जो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा है वहां इस लेवल पर मैंने ये देखा। और दूसरी एक बात यहाँ पर मैंने देखी कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि इस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो निजी स्कूल बहुत हावी हो गए हैं सरकारी स्कूलों पर, और निजी स्कूलों की तरफ रुझान है जो अभिभावक हैं उनका, और एक चुनौती भी है उनके लिए निजी स्कूलों में अपने बच्चों को का दाखिला। यहाँ पर ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत ही कम है उनका प्रतिशत, और उनमें बच्चे बहुत ही कम जाते हैं और इन्हें यकीन है अपनी शिक्षा व्यवस्था पर और अपने प्राथमिक स्कूलों पर। तो ज्यादातर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं उनमें ही भेजते हैं। तो जो अधिकतम आबादी, मेरे ख्याल से शायद पूरी आबादी का 1% हिस्सा होगा,
और शायद ये इक्का दुक्का स्कूल ही होगा जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, अदरवाइज इसके अलावा जो है वो ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं, और सरकारी स्कूलों की शिक्षा से लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो ये एक मूलभूत अंतर मैंने देखा। मेरा बेटा भी यहाँ के सरकारी स्कूल में जाता था और वहां उसने क्रोशी भाषा सीखी बच्चों के साथ में, और धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे भाषा जल्दी सीखते हैं, तो उसने कई शब्द, कई वाक्य सीखे और वो मुझसे आकर साझा करता था, और माहौल बहुत अच्छा है स्कूलों के अंदर। तो ये एक मूलभूत अंतर मैंने देखा। दूसरा, आपने मुझसे सवाल पूछा डॉक्टर, शायद अगर मैं बीच में कुछ और नहीं मिस कर रही हूँ, कि मेरे नाम के पीछे आगे जो ये डॉक्टर लगा हुआ है, तो मेरा जो शोध का विषय था, जब मैंने पीएचडी की, तो पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने की, और मेरा शोध का विषय नाटक और रंगमंच रहा, और चरित्र परिकल्पना की दृष्टि से नाटक और रंगमंच को मैंने समझने की कोशिश की। और इसके अलावा आपने एक और सवाल मुझसे पूछा कि मेरा जो लेखन का क्षेत्र है वो क्या है। तो मूल रूप से मैं हालांकि कुछ एक दो कहानियां भी लिखी हैं, और लगातार आलोचनात्मक लेख लिखती हूँ जनसत्ता के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर। मतांतर एक कॉलम है जिसमें कुछ लेख आए, और इसके अलावा एक पुस्तक है, आपने सवाल ऐसा पूछ लिया और ये मेरी मेज पर मेरे साथ ही रखी हुई है, तो ये पुस्तक यहाँ आने से पहले प्रकाशित हुई, ये भी नाटकों पर है, प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटकों पर मैंने काम किया जी। प्रभाकर श्रोत्रिय जो कि साहित्य अकादमी दिल्ली के निदेशक भी थे, एक जाने माने बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, और उनके साहित्य पर, उनके नाटकों पर मैंने काम किया सर जी। जी बहुत बढ़िया। ये हम चूंकि इस पर और चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय की थोड़ा सीमा है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जो इन्होंने पूछा, हालांकि आपने कहा कि वहाँ 1% मुश्किल से प्राइवेट स्कूल है। उमेश चंद्र गैरोला जी कह रहे हैं कि वहाँ पर सरकारी और निजी स्कूलों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल उमेश चंद्र जी आपने पूछा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में क्या अंतर है। सरकारी और निजी स्कूलों में केवल एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि निजी स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है, सरकारी स्कूल फ्री हैं और जो निजी स्कूल हैं उनमें मजबूरन उन लोगों को अपने बच्चों का दाखिला कराना पड़ता है जो लोग आते हैं यहाँ पर जैसे दूसरे देशों से, और उन्हें अनुमति नहीं मिलती सरकारी स्कूल में अपने बच्चे के दाखिले की। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर लोगों को अनुमति मिल जाती है। जैसे मैं भारतीय दूतावास के माध्यम से आई, तो और यहाँ के विश्वविद्यालय में काम कर रही हूँ, क्रोएशिया जाग्रेब विश्वविद्यालय में, तो इसीलिए मुझे आसानी से अनुमति मिल गई और बच्चे को एडमिशन मिल गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरी कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं, और कई बार कंपनी सपोर्टिव नहीं होती और नहीं मिल पाता बच्चे को एडमिशन सरकारी स्कूल में, तो मजबूरन उन लोगों को जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन कोई अंतर नहीं है शिक्षा की गुणवत्ता में, और बल्कि लोग ये मानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो बेहतर हैं। अगर किसी के बच्चे को नहीं एडमिशन मिला सरकारी स्कूल में, तो इसका मतलब है कि कोई समस्या है यहाँ ये माना जाता है कि अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो बेचारे के साथ कोई समस्या है, क्योंकि निजी स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। तो फीस के अलावा और कोई अंतर नहीं है सरकारी और प्राइवेट स्कूल में। यहाँ गुणवत्ता की दृष्टि से दोनों समान है। बहुत अच्छा। हेमंता, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेमंता, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ भट्ट जी कि हम सबकी इच्छा थी कि एक बार मैम से साक्षात्कार हो, उनकी बातचीत सुने। मुझे तो ईश्वर ने लगभग 40-50 घंटा मैम के साथ बोलने का, सोचने समझने का अवसर दिया है, और मैम की विद्वता और ज्योति जी की जो विद्वता के साथ साथ कई मानवीय गुणों का भी मैं यहाँ पर बखान करूंगा। लाखों दर्शकों के बीच में जहाँ जुबिन नौटियाल गा रहे हैं, और क्या माटी और क्या क्या बड़े बड़े कलाकार अंतर्राष्ट्रीय आए हैं, एक महिला आती है मंच पर और मुझसे कहती कि मैं भी शंख वादन करूंगी। अब मैं समझ नहीं पाया कि वो
उतने बड़े बड़े कार्यक्रमों के बीच में शंख वादन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, या मुझे अनुमति देनी चाहिए या नहीं? लाखों दर्शक हैं और कैसे कैसे वीआईपी वहां पे हैं। मैंने देखा, ज्योति बहन की ओर देखा तो उन्होंने हल्के से अपना सिर हिलाया, और उसके बाद वो इतनी उत्साहित हुई वो बेचारी कि लगातार 3 दिन हर 2-3 मिनट के बाद एक बार शंख वादन हो जाता था। वो केवल एक शंख वादन नहीं था, उसको प्रतिष्ठा मिल गई, उसको ज्योति बहन का समर्थन मिल गया। जनता जनार्दन के बीच वो एक भारतीय वाद्य को बजा रही थी। मैंने उसके चेहरे में संतुष्टि के भाव देखे, और मैं तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी अवसर मिले मुझे डॉक्टर ज्योति के साथ बोलने का, उनको समझने का, उनकी बातचीत सब अवसर मिले। मैं माता जी से भी मिला हूँ, इनके बच्चे के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संपर्क रहा वहां पे, और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर हम लोग साथ आएंगे। ज्योति जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार सर, और मैंने आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा, और आज के इस कार्यक्रम के लिए भी मैं हमारे जो संचालक महोदय डॉक्टर DN भट्ट जी और गिरीश चंद्र जोशी जी और माननीय हेमंत विष्ट जी, मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब एक जैसी अंतर ध्वनि वाले लोग मिल जाते हैं तभी शायद ऐसा धारा प्रभाव होता है कि समय भागता चला जा रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि कितना समय बीत गया। जी। तो बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जुड़े रहेंगे और कार्यक्रमों में इसी तरह से शामिल होंगे, और ईश्वर मौका देगा हम सबको फिर से नया कुछ रचने और नया कुछ करने का एक साथ। तो बहुत आभार, और आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद मैम। हमारा जो पहला आज का सवाल था शो के शुरू में, उसका जवाब देने का वक्त आ गया, और आदरणीय जोशी सर हमारे साथ हैं, तो हम उस सवाल का जवाब जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आज कोई विजेता है कि नहीं है। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रश्न था कि मैदान क्या है और गोल प्रथा क्या है। मैदान जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से संबंधित है। असम, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लंबे समय तक अहोम राजवंश के अधीन रहा, क्योंकि शायद 1228 में वे लोग आए और 1826-1830 तक उन्होंने राज किया। जब अहोम लोग भारत में आए तो उनके संस्कार, उनकी संस्कृति हिंदुओं से बहुत अलग थी, बहुत अलग थी। उसके साथ साथ ये हुआ कि वे अपने संस्कारों को अपनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में थे इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति को बहुत धीरे धीरे अपनाया। लेकिन जो मृत्यु है वो जीवन संस्कार का सबसे अंतिम पड़ाव है। तो मृतकों में वो अपने मृत शरीर को दफनाते थे, जो उसको वो कहते थे मदाम देना। मैं जो है वो एक थाई शब्द में जिसका अर्थ होता है सिर, और दाम मतलब जो एक देवता के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। हम ये जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही। हम श्रवण और स्मृति पे निर्भर करते थे ज्यादा। लेकिन अहोम राजवंश का सारा साहित्य, सारा इतिहास जो है वो उपलब्ध है बुरुंजी में। जो बुरुंजीज कहा जाता है असम में, वो उनका लिखा हुआ इतिहास है। और उसको गोर देना कहते थे। और राजवंश के जो लोग होते थे उनके लिए अलग मदाम दिया जाता था, और जो जब बाकी जनता जनार्दन थी उनके लिए अलग व्यवस्थाएं थी। मदाम देना जो था वो ईंट कर जोड़कर एक काष्ठ में उसको ताबूत बनाकर उसको दफनाने की परंपरा को कहा जाता था। और इसके बहुत लंबी इसकी कहानी है कि क्या है। तो आज का जो उत्तर है वो ये है कि मृतक से संबंधित संस्कारों को निभाना या उनका उपयोग करना मदाम कहा जाता है।
ये मुझे पता नहीं किसी ने सही उत्तर दिया या नहीं जी बिल्कुल सर, और आज का एकमात्र उत्तर और बिल्कुल सही उत्तर दिया डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी जी ने, अच्छा, जो खुद भी हिंदी के शिक्षक हैं, हल्द्वानी में हैं और बहुत रचनात्मक साथी हैं हमारे, बहुत ऊर्जावान है। मैं तो उनसे बहुत सीखता हूँ डॉक्टर दिनेश जोशी जी से। तो जोशी जी को बधाई, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाया उनके अलावा, तो डॉक्टर दिनेश जोशी जी का आभार कि उन्होंने शो में बिल्कुल प्रतिभा किया और 2-3 बार उसका जवाब दिया। और बहुत सारे दर्शक हैं, विनीता काम्बीरी जी है मैम दिल्ली से, एक हमारी आप ही की जैसी ऊर्जावान शिक्षिका है, बहुत अच्छी एंकर हैं, आप शायद जानती भी होंगी, हमारे शो में भी आई हैं 2 बार। वो कह रही हैं कि बहुत शानदार व्याख्यान था। और मोहन चौहान जी कला शिक्षक हैं गढ़वाल से, कह रहे हैं कि शानदार लाजवाब शख्सियत को सुनना बेहतरीन अनुभव रहा। सभी आयोजकों को साधुवाद के साथ ही इन लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। तो साधुवाद हेमंदा को बहुत बहुत कि जिन्होंने ये अवसर हमें उपलब्ध कराया, और इसलिए हमने बहुत खास दिन चुना आज 31 दिसंबर का, क्योंकि मुझे याद है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपसे बात हो गई थी हमारी शो में पार्टिसिपेशन के लिए, आपने सहर्ष स्वीकृति दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं एक खास दिन चुन रहा था, खास दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन आप और हम हों, रूबरू हों, और इससे बेहतर दिन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है हेमंदा। बहुत मजा आया और पता नहीं चला कब 2 घंटे होने को है। 2 घंटे? हम इतने लंबे एपिसोड हमारे होते नहीं है, सामान्यतः 1.5 घंटा अधिकतम चलता है, अगर बहुत अच्छा हो गया तो। ये आप एक नया आज हमारा सौभाग्य है कि रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और मैं आपको भी बताना चाहूंगा मैम, और बाकी दर्शकों को भी जो अब तक हमसे जुड़े हुए हैं, कि ये 158वां एपिसोड है, और इससे पहले के 157 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। तो हमारा हर एपिसोड कई कई किताबों के बराबर है। जैसे आज का एपिसोड है, तो इस पर किताब लिखी जाए तो बहुत खूबसूरत किताब बनेगी, और उसमें ज्ञान जो गागर में सागर जैसा होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी शख्सियतों के उन साक्षात्कारों को देखें, उनसे सीखें और उन पर कुछ नया काम करें, जिससे कि हमारे मेहमानों को भी अच्छा लगे कि उनकी बातचीत सार्थक रही। तो आज के इस आयोजन में बस इतना ही, और सब लोगों को, सभी साथियों को, सारे दर्शकों को, शिक्षकों को, श्रोताओं को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। फिर से जैसा कि मैंने शो के शुरू में कहा था कि नया साल 2021 2020 से 19 हो, 21 होगा तो शायद खतरनाक हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुमति लेना चाहूंगा, और अगले बृहस्पति को हम फिर मिलेंगे द टीचर शो के 159वें एपिसोड में, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी ऐसे शिक्षक के साथ जो सरकारी भी है और असरकारी भी है। तो तब तक के लिए, अगले बृहस्पति तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। और ज्योति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आप सभी। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।
The Teachers Show.